ऑनलाइन आवाज आ रही है, चेक करो फटाफट से। यस पीपल, आर यू एबल टू हियर मी? सभी लोगों को बुला लो फटाफट से, सभी को बुला लो, जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं, जितने भी अपने बच्चे हैं सीए फाउंडेशन वाले, जिनका परसों एग्जाम है मैथ्स का, जल्दी से बुला लो, जल्दी से बुला लो, जल्दी से बुला लो, जल्दी से बुला लो। अच्छा, एक और चीज, जो भी स्टूडेंट्स इसको फेस टू फेस लाइव जो भी देख रहे हो, फटाफट से टेलीग्राम पे जाइए, करण चंदवानी चैनल पे जाइए, और वहां पे मैंने 2 पीडीएफ फाइल्स डाले हुए हैं। दोनों पीडीएफ फाइल्स को डाउनलोड करिए, हमें अभी इसी लेक्चर में उसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अभी इसी सेशन के अंदर हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हो ऑनलाइन, फटाफट से हाई डालिए चैट बॉक्स के अंदर में। कमॉन कमॉन कमॉन, फटाफट से हाई डालिए चैट बॉक्स के अंदर में, जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हो। वीडियो को लाइक भी कर दो, हाई भी डाल दो मस्त चैट बॉक्स के अंदर। चलिए जल्दी 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 जल्दी, कमॉन लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करें क्या? बोलो। ठीक है, चलो गाइज, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दी सेशन। पहले तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जितने भी स्टूडेंट्स ने आज एग्जाम दिया है लॉ बीसीआर का, आई होप अच्छा गया होगा। बट जैसा भी गया होगा यार, लॉ बीसीआर और अकाउंट्स हो चुका है खत्म। आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है। अगर कोई गलती हुई भी है उसको सुधारने की और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए हमारे मैथ्स, एलआर और स्टैट्स के सब्जेक्ट में, जो कि अभी हम प्रिपेयर करने वाले हैं। सो अगर आपके दिमाग में कोई भी चीज चल रही है पर्टेनिंग टू लास्ट 2 पेपर्स, प्लीज ट्राई टू कीप इट असाइड एज फार एज पॉसिबल, बिकॉज अदरवाइज आप आज के सेशन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। चैट बॉक्स में मेरा ध्यान कम से कम रहेगा, मैं ज्यादा चैट्स को रेफर नहीं कर सकता हूं। ठीक है, रीजन इज वेरी सिंपल, मुझे पढ़ाना है कम से कम समय में, आपका समय इस समय पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं तो पूरा दिन पूरी रात पढ़ा सकता हूं, बट आपके पास उतना समय अभी नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 7:45 राइट नाउ। हम अगला 1 घंटे के अंदर में बहुत सारा कॉन्सेप्ट कवर कर देंगे, बहुत सारी चीजें कवर कर देंगे। मेरा एक ही इंटेंशन है इस मोमेंट पे, लास्ट 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन, ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए अच्छे तरीके से पूरा पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने समराइज्ड फॉर्मेट में कवर करूं, प्रेजेंट करूं। ठीक है, ये मेरा इंटेंशन रहने वाला है। अगले 1 घंटे तक हम इस चीज को करेंगे, एंड 1 घंटे के बाद आपके कुछ क्वेरीज होंगे, उसको भी मैं सॉल्व करूंगा। एट द सेम टाइम आज रात को 9 बजे से परसों सुबह आपके एग्जाम के पहले तक क्या क्या चीजें करनी है, ये सभी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद और एक सरप्राइज है आपके लिए इस मोमेंट पे, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आपका पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। अगर आपके पास ये जो सामने दिख रहा है इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज टेलीग्राम पे जाइए, करण चंदवानी टाइप करिए, चैनल दिख जाएगा आपको। चैनल के अंदर आपको 2 पीडीएफ फाइल अभी जस्ट शेयर किए हुए मैंने, वो दिख जाएंगे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, और अभी हमें वो फाइल्स लगने वाली है। ठीक है, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको बिल्कुल कोई भी चीज हाथ में नहीं रखनी है, सिर्फ पूरा फोकस सामने वीडियो पे। फेस टू फेस वालों सिर्फ मुझे देखना है, स्क्रीन को देखना है। ऑनलाइन वालों सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस वीडियो के ऊपर होना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, एक चीज आपने मुझे प्रॉमिस करनी है, और मैं आपको वादा कर सकता हूं कि आप कल परसों जो ये आपका पेपर है उसमें आप क्लियर कर दोगे। एक ही चीज है जो आपने मुझे प्रॉमिस करनी है, जो भी हम पढ़ेंगे साथ में पढ़ेंगे। आप जहां भी बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, आपने मेरे पीछे रिपीट करना है, जोर से, अच्छे से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में चीजें डालनी है। एनर्जी में दूंगा, कंटेंट में दूंगा, करना आपको है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। एंड वादा मत भूलिएगा, फटाफट से एकदम जोरों से, दीवार हिल जानी चाहिए, आजू बाजू लोग बोलेंगे अरे क्या कर रहा भाई, तू अकेला है क्या, सीए कर रहा है, बोलना हाँ। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट क्विकली। अगला 1 घंटा पूरा मेरे साथ में। ठीक है, बीच में थोड़ा सा सांस लेने जितना पॉज दे दूंगा मैं। ठीक है, जरूरत तो मुझे है वो, बट लेट्स स्टार्ट। चलिए, मैथमेटिक्स एलआर स्टैटिस्टिक्स पेपर नंबर 3 ऑफ सीए फाउंडेशन एग्जाम, इसका 100 मार्क का वेटेज है। 100 मार्क के अंदर 40 मार्क्स मैथमेटिक्स है,
20 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग है एंड 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर बाद में जाएंगे, पहले स्टार्ट करेंगे मैथ्स को। सीक्वेंस वाइज जा रहा हूं, वेटेज वाइज नहीं जा रहा हूं, वेटेज आपको देके रखा हुआ है, सीक्वेंस वाइज जा रहा हूं, एक एक करके फटाफट चीजें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक जो हमने देखा था वो क्या था? पहला टॉपिक था रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम। ध्यान दीजिएगा, पहले रेशियो को फटाफट से रिवाइज करेंगे। रेशियो के अंदर में, रेशियो का मतलब क्या होता है? इट इज कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवाइडिंग देम, ठीक है। काइंड सेम होना जरूरी है, यूनिट भी सेम होना जरूरी है। काइंड सेम नहीं रहा, रेशियो कंपेयर नहीं कर सकते, रेशियो बना ही नहीं सकते, राइट। और अगर 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 आपका काइंड सेम रहता है बट यूनिट अलग अलग होता है, आप यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। a is to b और a डिवाइडेड बाय b, a पहला टर्म, b दूसरा टर्म, a न्यूमरेटर, b डिनोमिनेटर, a एंटीसीडेंट, b कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। इनवर्स रेशियो का मतलब क्या होता है? a is to b becomes b is to a। कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है? a is to b and c is to d। अगर दो रेशियो आपको दिए हुए तो प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस, a और c को मल्टीप्लाई कर दो, b और d को मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद डुप्लीकेट मतलब सेल्फ कंपाउंडिंग, a is to b तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, फटाफट से जल्दी सामने से रिपीट करते जाओ। उसके बाद तीसरी चीज, नेक्स्ट हमने क्या देखा? सब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में स्क्वायर लिया था, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। ट्रिप्लीकेट के अंदर में जैसे डुप्लीकेट में स्क्वायर लिया था, यहां पे क्या करेंगे? यहां पे क्यूब लेंगे, तो a का क्यूब, b का क्यूब, सेल्फ कंपाउंडिंग, एक बार नहीं दो बार, ठीक है। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या है? आप क्यूब रूट ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कमेंसरेट रेशियोज मतलब क्या? रेशियो जिनको हम इंटीजर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनकमेंसरेट जिनको नहीं कर सकते। कंटिन्यूड रेशियो, दो या तीन के ऊपर क्वांटिटीज, a is to b is to c is to d is to e एंड सो ऑन। रेशियो इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? न्यू वैल्यू निकालने के लिए ओल्ड रेशियो, ओल्ड वैल्यू इनटू इनवर्स ऑफ द न्यू रेशियो, अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो, ठीक है। आइए आगे प्रपोर्शन की बात करते हैं। प्रपोर्शन याद आ रहा है कि ऐसा कुछ पढ़ा था? अच्छा, प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। अगर दो रेशियो आपको दिए, दोनों को इक्वलाइज कर दो तो आ जाएगा प्रपोर्शन। तो चार टर्म्स मतलब दो रेशियो a is to b, c is to d प्रपोर्शन में है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? देयर आर फोर टर्म्स इन द प्रपोर्शन, 1 2 3 एंड 4, चार टर्म्स हैं कुछ इस तरीके से। प्रपोर्शन जो आपका होता है, ये एक रेशियो, ये दूसरा रेशियो, दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल की जगह ये प्रपोर्शन की साइन ऐसे भी लिखी जा सकती है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, दो टर्म्स जो बीच में है b एंड c, दो टर्म्स जो एक्सट्रीम एंड्स पे है, एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट, a एंड d, अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख करके, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। कंसेप्ट क्लियर है क्या? आगे देखिए। उसके बाद अगर तीन क्वांटिटीज होती है, a is to b is to c, इसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तीन क्वांटिटीज होती है, तीन क्वांटिटीज के अंदर हम एक और चीज पढ़ी थी, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac या b इज इक्वल टू अंडर रूट ac। जब मैं बोलता हूं b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, इसका मतलब क्या हो जाता है? b जो है ये है मीन प्रोपोर्शनल। समझ रहे हो क्या बात को? हाँ या ना? ठीक है। तो जैसे यहां पे हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, वैसे ही वहां पे बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, बी क्या बन जाता है? मीन प्रोपोर्शनल बन जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। अच्छा, इसको क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। इनवर्ट एंडो का मतलब क्या होता है? a is to b is equal to c is to d, तो इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, b is to a is equal to d is to c। ऑल्टरनेंडो a is to b is equal to c is to d, तो ऑल्टरनेट ले लो, a is to c is equal to b is to d, ठीक है। कॉम्पोनेंडो के अंदर में क्या करना है? कॉम्पोनेंडो का प्रॉपर्टी जो है a is to b is equal to c is to d, a plus b is to b is equal to c plus d is to d। डिविडेंडो में a minus b upon b is equal to c minus d upon d। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में क्या करोगे? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में a plus b upon a minus b, c plus d upon c minus d। डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो में क्या करोगे? a minus b upon a plus b, b minus c upon c minus d upon c plus b, ठीक है। सबट्राहेंडो क्या होता है? माइनस करते जाएंगे, सभी एंटीसीडेंट्स माइनस, सभी कॉन्सिक्वेंस माइनस। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। एलिगेशन रूल पढ़ा था, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, याद आ रहा है क्या? जो चीजें डियरर है माइनस मीन अपॉन जो चीजें मीन है माइनस जो चीजें चीपर है, इसको इस तरीके से भी लिखा गया था, हमने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। आइए टॉपिक नंबर 3 आज का, इंडाइसिस। इंडाइसिस के अंदर में बहुत सारी चीजें देखी थी। अगर इंडाइस और लॉग को रिलेट करना चाहूं, दोनों सेम है अलग अलग है? दोनों सेम है। जो इंडेक्स है मेरा वही तो है मेरा लॉग, उसी नंबर का तो मैं लॉग निकालता हूं। दोनों में बेस कॉमन होता है। तो अगर इंडेक्स की बात करूं, 4 स्क्वायर, 4 बेस है, 2 क्या है? पावर। इंडेक्स एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसको। इंडेक्स एक, इंडाइसिस प्लूरल, ठीक है। बेसिक्स ध्यान देना, एनी नंबर रेज टू 0 इज ऑलवेज 1, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ a, इसका मतलब क्या है? a रेज टू 1/2। क्यूब रूट ऑफ a, इसका मतलब क्या है? a रेज टू 1/3। कैलकुलेटर शॉर्टकट भी देखा हुआ है। a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a, कॉमन बेस ले लो, m और n मल्टीप्लीकेशन में थे ना, ये इनको ऐड कर दो। a रेज टू m अपॉन a रेज टू n क्या करोगे? कॉमन बेस a ले लो, m माइनस n कर दो, बिकॉज डिवाइड किया हुआ है। a रेज टू m दी होल रेज टू n मतलब क्या है? a रेज टू m इंटू n, या फिर इसको a रेज टू m दी होल रेज टू n भी लिख सकते हैं। a इंटू b रेज टू n, कॉमन बेस है क्या? नहीं, बट कॉमन पावर है, तो a रेज टू n इंटू b रेज टू n। a रेज टू
ए रेस टू पावर में नेगेटिव है माइनस एम, क्या कर सकता हूं, पूरा रेशियो नीचे ले लो, सो 1 अपॉन ए रेस टू एम बोल सकता हूं इसको। कैलकुलेटर शॉर्टकट, अगर मुझे nth रूट ऑफ निकालना है, nth रूट ऑफ एनी नंबर निकालना है, नंबर को प्रेस करूंगा, स्क्वायर रूट को प्रेस करूंगा 12 टाइम्स, -1 प्रेस करूंगा, डिवाइड बाय n प्रेस करूंगा, यानी कि जो भी मेरा नंबर है, +1 करूंगा, इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू कितनी बार, 12 टाइम्स करने वाला हूं, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट सी चीज, आपको ये कैलकुलेटर अपने साथ रखना है एग्जाम के समय पे, एक्स्ट्रा कैलकुलेटर आपने कैरी करना है, फिर से बता रहा हूं, चेकलिस्ट के अंदर बताया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट, लॉगरिथम के अंदर की बात करते हैं। 2⁻³ इज इक्वल टू 8, सर ये तो इंडेक्स हो गया ना, हाँ इंडेक्स लॉगरिथम सेम चीज है। सो 2⁻³ इज इक्वल टू 8, 2 बेस है, वहां पे भी 2 बेस था, 3 पावर है, तो यहाँ पे 3 पावर है, तो ये 3 जो है यही है लॉग, तो लॉग ऑफ 8 जो आंसर आया था वहां पे, कहां पे, इंडेक्स के केस में, उसी आंसर का मैं लॉग लेने वाला हूं। बेस क्या रहने वाला, जो वहां पे भी बेस था 2, तो यहाँ पे log of 8 to the base 2 will give you 3, 3 जो लॉग का आंसर है वही तो आपका इंडेक्स था, तो इंडेक्स क्या है बेटा, इंडेक्स इज लॉग का आंसर। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए, आपने रिमेंबर कैसे करना है, 2 शुड बी रेज टू व्हाट पावर सो दैट इट बिकम 16, कौन से पावर को रेज करूंगा मैं, वो पावर मेरा इंडेक्स भी बनेगा, वही पावर मेरा लॉग का आंसर भी बनने वाला है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ था इसको, तो log of 8 to the base 2 is equal to 3, तो इसका मतलब 2 क्या है, बेस है, 3 क्या है, एक्सपोनेंट है, 8 क्या है, आपका वो नंबर है जिसका आपने लॉग निकाला हुआ है। आइए आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में बात करते हैं। देखना पहला प्रॉपर्टी, log of a to the base a, log of same number to the base same is always 1, log of 1 to any base is always 0, as good as log of a particular number 2⁻0 is always 1, same log of 10 to the base 10 हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो log of 10 को हमेशा 1 मानते हैं। log of m into n to the common base a is equal to log of m to the base a plus log of n to the base a, उसके बाद डिवीजन के अंदर में क्या करोगे, माइनस करोगे, सेम बेस है क्या, हाँ, तो log of m to the base a minus log of n to the base a, log of m raised to n to the base a, n जो न्यूमरेटर बोल रहा हूं, सॉरी एक्सपोनेंट में है, इंडेक्स में, उसको आगे लेकर के आना है, बाकी मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा, सो n आ गया आगे इनटू log of m to the base a। चेंज ऑफ बेस की बात की थी अपन ने, ये देखिए ये वाला चेंज ऑफ बेस, log of b to the base a is equal to log of b to the base c अपॉन log of a to the base c, तो नया बेस लेकर के आ गए अपन, और यूजुअली कॉमन बेस 10 होता है, सो log यूजिंग बेस 10 इज कॉल्ड एज कॉमन लॉग, log यूजिंग बेस e इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉग, e की वैल्यू क्या है 2.33 अप्रॉक्स, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसको हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, लॉग बुक का अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो कैरेक्टरिस्टिक मेंटेसा किस पार्ट को बोलते हैं वो भी मैंने यहां पे दिया हुआ है। यहां तक क्लियर है? फटाफट से चैट बॉक्स में यस, वाई, क्लियर, सी, डन, डी, यहां थम्स अप डाल दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया हुआ है कर लीजिए, और कोई दोस्त मिसिंग है तो बुला लीजिए फटाफट से। आई होप आपको मजा आ रहा है, आपको चीजें समझने आ रही है, मजे से ज्यादा चीजें समझने आ रही है, इस समय पे इंपॉर्टेंट है। यही आपने खुद से पढ़ा होता, मुझे 8 मिनट लगे हैं, आपको लगभग कम से कम 25 से 30 मिनट लगे होते। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट ध्यान देना। अगर मुझे लॉग निकालना है, तो कैलकुलेटर शॉर्टकट क्या है, लॉग ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर टू द बेस 10 का मैं लॉग निकाल रहा हूं। अगर 10 के अलावा कुछ होता है तो कैलसी पे शॉर्टकट नहीं आएगा, मतलब मुझे चेंज ऑफ बेस उसको 10 के बेस पे कन्वर्ट करना है, कॉमन लॉग में लाना है, फिर उसका आंसर निकालना है। समझ रहे हो क्या बात को, हाँ या ना? ठीक है, सो मैं क्या करना, नंबर टाइप करूंगा, स्क्वायर रूट कितनी बार 19 टाइम्स प्रेस करूंगा, -1 प्रेस करूंगा, इनटू 22695 कांस्टेंट नंबर प्रेस करूंगा, आपको आंसर आ जाएगा। सर मुझे एंटीलॉग निकालना है किसी नंबर का, उल्टा प्रोसेस, नंबर टाइप करो, डिवाइड बाय 22695 प्लस 1 कर दो, इनटू इक्वल टू 19 टाइम्स प्रेस करो। एंटीलॉग का प्रोसेस एग्जैक्टली ऑपोजिट है लॉग के प्रोसेस से। आइए नंबर 2 इक्वेशंस की बात करते हैं। इक्वेशंस में कुछ बेसिक चीजें रिवाइज करते हैं, समझना जरूरी है। a प्लस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी दी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a माइनस b, a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी दी होल क्यूब में a माइनस बी आ जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, उसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब a प्लस बी इंटू दी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ab प्लस b स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी इंटू दी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी a माइनस बी, एग्जाम में ये कंफ्यूज होता है। ठीक है, चलिए आइए आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है, सी आप फैक्टराइजेशन मेथड से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, आप गो बाय ऑप्शन बिल्कुल यूज कर सकते हो, बट कुछ भी नहीं, अगर आपने फॉर्मूला यूज करना है तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर ऐसा आपको कोई इक्वेशन है तो जो कांस्टेंट है c, इसको हम c पकड़ेंगे, जो कोएफिशिएंट है, दो कोएफिशिएंट है ना जो वेरिएबल के साथ है, तो पहला जो स्क्वायर के साथ होगा वो a है, दूसरा जो है वो b है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने ये बी स्क्वायर माइनस एसी जो है इस पर्टिकुलर चीज को, बी स्क्वायर माइनस एसी इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट,
और ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये मुझे हेल्प करता है नेचर ऑफ रूट समझने के लिए। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, उसके रूट्स कौन से हो सकते हैं, कितने कितने रूट्स हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। बी स्क्वायर माइनस ए सी निकाल दिया डी, अगर ये डी लेस देन 0 है तो आपके रूट्स इमेजिनरी है, अगर ये डी इक्वल टू 0 है तो आपके रूट्स रैशनल है बट इक्वल भी है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो रैशनल तो है, उसमें चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर है क्या या परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अगर परफेक्ट स्क्वायर तो रैशनल के साथ अनइक्वल है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इररैशनल है, ठीक है। सो यहां तक की बात क्लियर है आई गेस, यस। चलो आगे ध्यान देना, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको सम ऑफ द रूट्स लगते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगते हैं। सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकालेंगे, सी अपॉन ए। अगर आपने इक्वेशन बनाना तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0, इस तरीके से कुछ आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशंस में हमने देखा था कि आपने ट्रायल एंड एरर करना है, ट्रायल एंड एरर से ही आपका आंसर आ जाएगा, आपने ऑप्शन लेना है, गो बाय ऑप्शन से आप कर सकते हो। हालांकि इक्वेशन के अंदर में दो टाइप के क्वेश्चन थे, इक्वेशन के अंदर में पहला टाइप का क्वेश्चन था इवन रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर में, जहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स दिए होते, वर्ड प्रॉब्लम्स डायरेक्टली सॉल्व करने थे, कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, कुछ स्टैंडर्ड आंसर्स मैंने आपको दोनों चैप्टर्स के अंदर में दिए हुए हैं, यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम एट द सेम टाइम मैंने आपको इक्वेशंस के चैप्टर में भी दिए हुए हैं, वो आपने अच्छे से एक बार देख लेने हैं, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं, आपको सिलेबस में क्या क्या देखना है, अपने नोट्स में से क्या क्या देखना है, ये सब चीजें मैं एंड में बता रहा हूं। पहले आइए फटाफट से रिवाइज करते हैं, मतलब एक थोड़ा सा तूफान लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, उसके बाद बाकी सभी चीजें सेकेंडरी है, सभी चीजें सेकेंडरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर में हमने लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर में ये देखा था कि मुझे ग्राफिकल मेथड जो है इसी की चीजें करनी है बट ग्राफ के बिना करना है, ठीक है। तो ग्राफ आपको यहां पे नहीं दिया जाएगा, ग्राफ वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। इक्वालिटी मतलब इक्वल टू साइन, इनइक्वालिटी मतलब क्या, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है या लेस देन है, और उसके साथ इक्वल टू होने के चांसेस भी हो सकते हैं। आपने कुछ एक्स और वाई को अज्यूम करना है और उसके हिसाब से आपने वहां पे इक्वेशंस बनाने हैं। इट इज मोर सॉर्ट ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम दिया है, उसके आपने प्रॉपर तरीके से इनइक्वालिटीज में एक्सप्रेस करना है, या फिर इनइक्वालिटीज दिए हुए गो बाय ऑप्शन करके आपने सॉल्व करना है, बस इतनी ही बात हुई है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं देखा है। आइए हमारे जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, हमारे सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैथमेटिक्स का आधा पार्ट यही लेकर के जाता है। बैंक या कोई भी इंसान इंटरेस्ट क्यों पे करता है, इंटरेस्ट क्यों लेता है, चार चीजों की वजह से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके बाद इन्फ्लेशन कॉस्ट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस या फिर रिस्क फैक्टर। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे हुए थे यहाँ पे हमने, जैसे कि प्रिंसिपल पी से एक्सप्रेस किया जाता है, बोरोड अमाउंट है रुपीस के अंदर में है, इंटरेस्ट, आई होप सभी को टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छे तरीके से लर्न हो चुका है, समझना तो छोड़ दो, याद ही है, लर्न भी हो चुका है, ठीक है। फटाफट से जोर से बोलिए, आई होप आप साथ में बोल रहे हो। P is for borrowed amount, इनिशियल वैल्यू P से एक्सप्रेस करेगा, रुपीस में होगा। इंटरेस्ट इज नथिंग बट द प्राइस दैट आर पेइंग टू यूज द मनी, आई से बोला जाएगा, SI या CI से रुपीस के अंदर होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे होता है, परसेंटेज पर एनम पे होता है या परसेंटेज पर पीरियड में होता है। उसके बाद परसेंटेज से डेसिमल में डिवाइड बाय 100, डेसिमल से परसेंटेज में इनटू 100। अमाउंट इज एक्यूमुलेटेड बैलेंस या फिर रीपेमेंट अमाउंट, जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, आपका पहला प्रिंसिपल होता है, दूसरा होता है इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यस। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यस। प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, यस। देन टेन्योर या टाइम ड्यूरेशन या टाइम पीरियड, एन से एक्सप्रेस करते हैं, नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ पीरियड में होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ध्यान देना, सामने देखो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सो कॉमन लिया था अपन ने पी को, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस अनआर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला कैरी फॉरवर्ड कीजिए, वहां पे एन इंटू आर था, कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा, तो ऐड होता जाएगा तो एन एक्सपोनेंट में चला जाएगा, इंडेक्स में चला जाएगा, ठीक है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या बात को, हाँ या ना। कंपाउंडिंग का लॉजिक क्या था, प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों मिला के नया प्रिंसिपल इंटरेस्ट, 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 ये कंपाउंडिंग। डिस्काउंटिंग के अंदर में क्या था, डिस्काउंटिंग के अंदर में वैसे ही उल्टा उतरना जैसे आप यहां से ऊपर गए थे, जम रहा है क्या बात, हाँ या ना। आइए आगे, नेक्स्ट यहां पे देखना, एन जो होता है आपका इज नंबर ऑफ ईयर्स, बट अगर कंपाउंडिंग एक साल में एक से ज्यादा बार हो सकता है क्या, हाँ। अगर ऐसा होता है तो एन को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स इन अ पर्टिकुलर ईयर, और उसके बाद आर जो है, आर इज एनुअल रेट अपॉन नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स इन अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। हाँ जी नंद किशोर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैसीफाई कर रहे हैं, ध्यान देना। चलो कंपाउंड आपका डेली बेसिस पे तो साल में 365 कंपाउंडिंग, एन को मल्टीप्लाई बाय 365, एन आर को डिवाइड बाय 365, मंथली होता है साल में 12 टाइम, 12 महीने, इसलिए तो एन को मल्टीप्लाई बाय 12, आर को डिवाइड बाय 12। क्वार्टरली अगर होता है, साल में कितने क्वार्टर है, ध्यान से, हाँ महीनों की बात करनी है, साल में
12 महीने तो 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर में 3 महीने, सो इंटू 4, n इंटू 4 r डिवाइड बाय 4, सेमी एनुअल या हाफ ईयरली, साल में 2 बार, तो r डिवाइड बाय 2, n इंटू 2, कंपाउंडिंग एनुअली होता है n इंटू 1 r डिवाइड बाय 1, मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एनुअली या ईयरली कंपाउंडिंग। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट याद आ रहा है क्या, EROI या EOI या E, क्या होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर में पूरा फैक्टर अपार्ट फ्रॉम दी प्रिंसिपल, क्या था पूरा फैक्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर में, E इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर एस टू एन माइनस 1 ना, P को हटा दो 1 प्लस आर एस टू एन माइनस 1, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, सो कंपाउंडिंग मोर देन 1 टाइम्स किया जाएगा तो ही EOI EROI निकालना है। एट द सेम टाइम हमने ये नोट्स के अंदर में लिख करके लिया हुआ है, अगर आपको याद होगा हमने नोट्स के अंदर में लिख करके लिया हुआ है दैट जो अपना क्या बोलते हैं EROI है, यहाँ कंपाउंडिंग होता है, जितना ज्यादा कंपाउंडिंग उतना ज्यादा पैसा, जितना ज्यादा कंपाउंडिंग उतना ज्यादा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा एनुअल कंपाउंडिंग, एनुअल कंपाउंडिंग से ज्यादा क्वार्टरली, मंथली एक्सेट्रा, ठीक है। आइए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, एन्यूटी पे जाते हैं। एन्यूटी से पहले समझना होगा कैश फ्लो को, ठीक है, ध्यान देना। चलो 21 मिनट नॉन स्टॉप टॉक, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान दो। चलो कैश फ्लो, कैश फ्लो मतलब क्या, पैसा या तो बाहर गया या तो पैसा अंदर आया, पैसा अंदर आया इनफ्लो, पैसा बाहर गया आउटफ्लो। कैश फ्लो के अंदर में सिंगल कैश फ्लो, मैंने पैसा दिया, कैलकुलेटर परचेस किया, कैलकुलेटर परचेस करने के लिए पैसा नहीं है, मैंने थोड़ा सा पैसा डाल दिया, बाकी इंस्टॉलमेंट में भरने का सोचा, तो ये हो गया मल्टीपल कैश इनफ्लोज, मल्टीपल कैश आउटफ्लोज। जब मैं सिंगल कैश फ्लो की बोलता हूं फॉर्मूला अलग है, मल्टीपल कैश फ्लो बोलता हूं फॉर्मूला अलग है। मल्टीपल कैश फ्लो में अगर आप बार बार पैसा आउटफ्लो कर रहे हैं, बार बार पैसा इनफ्लो आ रहा है, तो उसमें एन्यूटी और नॉर्मल मल्टीपल कैश फ्लोज होते हैं। नॉर्मल मल्टीपल कैश फ्लो जो होता है उसका फॉर्मेट टेबल बनाना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, पता है, याद है आपको। अगर एन्यूटी होता है, एन्यूटी का मतलब क्या है, रेगुलर पीरियड है, सेम पीरियड है, हर महीने पैसा मिलेगा, हर महीने के 10 तारीख को पैसा मिलेगा, हर साल को पैसा मिलेगा और इक्वल अमाउंट मिलेगा, ये अगर दोनों चीजें हैं तो वो एन्यूटी होता है। एन्यूटी के अंदर में दो टाइप से, एक होता है एन्यूटी रेगुलर जो बाय डिफॉल्ट है, दूसरा होता है एन्यूटी ड्यू जिसको एन्यूटी इमीडिएट भी बोलते हैं। दिस इज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एंड एन्यूटी रेगुलर इज एट द एंड ऑफ द पीरियड। सो रेगुलर एन्यूटी, ड्यू एन्यूटी, RADA, याद आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट। आइए फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला से पहले व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू, पैसे की वैल्यू, पैसे की वैल्यू कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है टाइम के अनुसार, जिससे इस टॉपिक का नाम आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब मैं बोलता हूं प्रेजेंट वैल्यू, इसका मतलब क्या, आगे मिलने वाला पैसा उसकी आज की वैल्यू, टुडेज वैल्यू ऑफ टुमारोज मनी, इसमें डिस्काउंटिंग यूज होता है। जब मैं बोलता हूं फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू में क्या आ जाता है, फ्यूचर वैल्यू में आज आपको पैसा मिला हुआ है, इसकी आने वाले कल में वैल्यू, मतलब टुमारोज वैल्यू ऑफ द मनी दैट यू हैव टुडे। यहाँ पे कंपाउंडिंग टेक्निक यूज किया जाता है, ठीक है। छोटा सा पॉज ले रहा हूं, यहां तक सब समझ चुके हो तो बताइएगा यस और नो फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर में, कम ऑन बी क्विक। यहां तक चीजें समझ चुके हो क्या, बताइए फटाफट से। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चलो कम ऑन बी क्विक। फेस टू फेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या पूरा, बोलो जर से हाँ है ना। चल लेट्स गो। चल लेट्स गो, चल लेट्स गो। ध्यान देना, कैश फ्लो जो होता है सिंगल कैश फ्लो भी होता है, मल्टीपल कैश फ्लो भी होता है। मल्टीपल कैश फ्लो के अंदर एन्यूटी भी होता है और नॉर्मल कैश फ्लो भी होता है। नॉर्मल मल्टीपल कैश फ्लो तो टेबल बनाना है, बट अगर एन्यूटी है तो मेरा काम शॉर्टकट में हो जाता है। फॉर्मुलास देखेंगे सबके लिए। सिंगल कैश फ्लो में प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग होगा और फ्यूचर वैल्यू में कंपाउंडिंग होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मुला क्या है, इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/n। सेम फॉर्मुला फ्यूचर वैल्यू के लिए है। क्या है फॉर्मुला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू व्हाटएवर इज द सिंगल कैश फ्लो इंटू 1 प्लस R/n। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू के लिए चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, सिर्फ अमाउंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। क्या करेंगे, कैश फ्लो अपॉन 1 प्लस R/n, 1 प्लस R/n फैक्टर कॉमन रहने वाला थ्रू आउट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, क्या करोगे, कैलसी पे कैश फ्लो टाइप करोगे, डिवाइड प्रेस करोगे, 1 प्लस R जो भी है उसको डायरेक्ट 1.10 1.05 टाइप करोगे, इक्वल टू n नंबर ऑफ टाइम्स प्रेस करेंगे। डिस्काउंटिंग के केस में इक्वल टू n नंबर ऑफ टाइम्स होता है और कंपाउंडिंग के केस में इक्वल टू n माइनस 1 नंबर ऑफ टाइम्स होता है। तो फ्यूचर वैल्यू के केस में क्या करोगे, पहले R लोगे, R+1 लेने वाले हो आप कैलकुलेटर पे, इनटू इक्वल टू कितनी बार प्रेस करोगे, इनटू एक बार, इक्वल टू n-1 टाइम्स इनटू व्हाटएवर इज द कैश फ्लो, ठीक है। अगर मैं मल्टीपल की बात करता हूं, मल्टीप्ले, चलिए अगर मैं मल्टीपल की बात करता हूं, मल्टीपल के अंदर में ध्यान देना, मल्टीपल के अंदर में प्रेजेंट वैल्यू भी है, फ्यूचर वैल्यू भी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेगुलर एन्युटी भी है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ड्यू एन्युटी भी है। हालांकि अगर ये दो आप समझ लेते हो, कौन सा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, तो ये दोनों उसी के सिमिलर फॉर्मेट में आने वाले हैं। आइए प्रेजेंट वैल्यू को पहले समझते हैं। मल्टीपल के अंदर में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मुला नहीं जाऊंगा मैं, आप कैलकुलेटर पे क्या करने वाले हो, एन्युटी है तो GT प्रेस करना, याद आ रहा है क्या,
सिंगल कैश फ्लो में जीटी प्रेस नहीं करना है बिकॉज एक ही साल का फैक्टर है, और एनयूटी के अंदर में हर साल का फैक्टर ऐड ऑन होते जाएगा, इसके लिए हम जीटी प्रेस करते ग्रैंड टोटल लेने के लिए, ठीक है। एनयूटी को टाइप करेगा डिवाइड बाय 1 प्लस आर इक्वल टू एन नंबर ऑफ टाइम, डिस्काउंटिंग है, जीटी प्रेस करेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यही ड्यू एन्युटी के लिए है तो सब कुछ वैसा ही करना है जैसा पहले किया था, बस यहाँ पे n-1 अज्यूम करना है, इसका लॉजिक भी हमने देखा हुआ है, और एंड में वापस से एन्युटी डालना है, तो n-1 कर दिया तो एक साल का एन्युटी बचा हुआ है ना, उसको एंड में ऐड करेंगे, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर के अंदर में समझिएगा बात को ध्यान दे करके, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर में 1 प्लस इक्वल टू r प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू n-1 टाइम्स, कंपाउंडिंग है ना, इक्वल टू n-1 टाइम्स, जीटी प्रेस करिए इंटू एन्युटी करिए। सेम चीज आप करोगे ड्यू एन्युटी के केस में, बस एंड में क्या करना है, एंड में 1 प्लस आर से वापस से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज एक और साल आगे का हमें काम करना है, ठीक है। इसी के साथ कैश फ्लो होता है खत्म। अब ध्यान देना यहाँ पे 2-3 चीजें हैं, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, व्हेन क्वेश्चन आस्क्स यू टू फाइंड एन्युटी इन केस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, देन फर्स्ट कैलकुलेट द फैक्टर विदाउट एन्युटी, दैट इज एवरीथिंग एक्सेप्ट द एन्युटी, उसको m प्लस करिए, मेमोरी में डाल दीजिए, फिर क्या करोगे, वैल्यू टाइप करिए, प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू, डिवाइड प्रेस करिए, एमआरसी प्रेस करिए, फैक्टर आ जाएगा, इक्वल टू प्रेस करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इफ इन द क्वेश्चन एनीथिंग इज आस्क्ड एक्सेप्ट प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू और एन्युटी, तो आपने गो बाय ऑप्शन लेना है, ऑप्शन का लेना है, डालना है वहां पे, और यू कैन यूज द फॉर्मूला, ठीक है। हिंट मुझे कैसे समझेगा, ड्यू एन्युटी है, अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो रेगुलर एन्युटी है, अगर लिखा हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, कमेंसिंग नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड, तो ये हो जाएगा ड्यू एन्युटी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू यूजुअली यूज होता है बोरिंग के लिए, लोन, डाउन पेमेंट, ये वर्ड्स दिए होंगे, तो डाउन पेमेंट दिया होगा तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में से माइनस करना है, बिकॉज वो तो डाउन पेमेंट कर दिया है। फ्यूचर वैल्यू, वैल्यू आफ्टर सो एंड सो डेट, वैल्यू आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर वर्ड आ गया, इन्वेस्टिंग वर्ड आ गया, सिंकिंग फंड वर्ड आ गया, तो ये हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग है, डिवाइड बाय n टाइम्स करते हैं, फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग है, इनटू इक्वल टू जो है n-1 टाइम्स करते हैं, समझ रहे हो बात को। जीटी कब प्रेस करेंगे सर प्रेजेंट वैल्यू के केस में, सिर्फ और सिर्फ जब आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ जब आप एन्युटी प्रेस करते हो, एन्युटी यूज करते हो। अगर नॉर्मल कैश फ्लो है तो आपने जीटी प्रेस नहीं करना है बिल्कुल भी। ये इतना जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यही लगभग 10 मार्क के लिए परसों आपके एग्जाम में आने वाला है। क्या आपको फॉर्मूला कैलकुलेटर शॉर्टकट समझने आ चुके हैं? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। एनपीवी के केस में देखा था टेबल बनाना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस निकालना पड़ेगा। एनपीवी 0 है तो आप डिसाइड करिए क्या करना है। एनपीवी ग्रेटर देन 0 है मतलब फायदा होगा, एक्सेप्ट द प्रपोजल। एनपीवी लेस देन 0 है तो आपने प्रपोजल रिजेक्ट करना, बिकॉज नुकसान होने वाला है। रियल रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न की भी बात की थी। रियल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपको मिल जाएगा रियल रेट ऑफ रिटर्न। सीएजीआर का क्वेश्चन देखा था हमने, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये क्या होता है? इंटरेस्ट जो आपको मिलते जाता है जो यूजुअली आप रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? फटाफट से चैट बॉक्स में वाई बताइए, क्लियर, सी, डन, डी या फिर थम्स अप दिखाइए। चलो जल्दी 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 वेट कर रहा हूं मैं आपका। कम ऑन, क्लियर है यहां तक? पहले 4 चैप्टर डन, ऑलमोस्ट 20-25 मार्क्स डन। चलो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कंफ्यूजिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आइए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर में हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। अरेंजमेंट क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस क्या होता है। अरेंजमेंट बनाना है तो कॉन्सेप्ट अलग है, सीक्वेंस है तो कॉन्सेप्ट अलग है। हम दो चीजें करते हैं, हम पहले सिलेक्ट करते हैं फिर उसको हम अरेंज करते हैं, सीक्वेंस लगाते हैं। अरेंजमेंट में इंटू 4 एक्सेट्रा किया हुआ था। जब सीक्वेंस बनाना है तो मतलब सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके आपने क्या कर दिया, सीक्वेंस डाल दिया। पावर इंपॉर्टेंट है क्या, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्या, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, तो परम्यूटेशन है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं तो ये कॉम्बिनेशन है। मतलब बड़े ग्रुप में से छोटा ग्रुप सिलेक्ट करना है, क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बड़े में से छोटा सिलेक्ट करना है बट उसको लाइन से लगाना भी है, पोजीशंस दिए हुए हैं, एक्सेट्रा, अवार्ड्स एक्सेट्रा दिए हुए, तो ये आ जाएगा परम्यूटेशन में। ठीक है, दो रूल्स देखे थे, मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल। जब भी और यूज होता है क्या यूज करेंगे, एडिशन रूल यूज करेंगे। जब भी एंड यूज होता है, ए एंड डी एंड, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन रूल में वन थिंग कैन बी डन इन m नंबर ऑफ वेज, अनदर थिंग कैन बी डन इन n नंबर ऑफ वेज, then doing both the things simultaneously is m into n. If you can do a particular job in either this way or this number of ways, तो इन तीनों को हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जब मैं n फैक्टोरियल यूज करता हूं, इसका मतलब मैं क्या करता हूं, टेक द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n. So if it is 4 factorial, it is 24. 4 into 3 into 2 into 1. If it is 6 factorial, it is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. If it is 5 factorial, it is 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 120. ठीक है, चलिए परम्यूटेशन में हमने क्या देखा, फॉर्मूला क्या था, एनपीआर। क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? जी हाँ, तो सिलेक्ट करना है, अरेंज करना है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। एनपीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। कैलकुलेटर पे शॉर्टकट में कैसे करना है ये भी हमने समझा हुआ है।
ठीक है। अच्छा NPR, अगर N और R जितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं वो मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है क्या है N, जितने सिलेक्ट करने हैं क्या है R, तो N में से आप R सिलेक्ट करोगे। अगर N और R इक्वल होता है तो परम्यूटेशन के केस में इट बिकम्स N फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ध्यान देना, अगर आपका आंसर आता है 0 फैक्टोरियल पे मतलब आंसर आएगा 1, 0 फैक्टोरियल इज नेवर 0, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, कब क्या यूज करना है हमने पढ़ा हुआ है, जब आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ वर्ड्स टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स, तो आपने सिंपल NPR करना है, बिकॉज इनके वर्ड्स को कुछ भी मतलब नहीं है, रिलीवेंस नहीं है, मीनिंग नहीं दिखनी है। सर कंप्यूटर को कंप्यूटर कैसे लिखेंगे? अरे भाई तुम्हें क्या करना, तुमको जो बोला है उतना करो, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के हिसाब से आगे बढ़ो, मीनिंग पे मत जाना, इंग्लिश नहीं मैथ्स है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा हमने एक क्वेश्चन देखा था जहां पे रीअरेंजमेंट वर्ड आया था। रीअरेंज जब मैं करता हूं तो मैं क्या करता हूं, जितने भी अरेंजमेंट जो भी मेरा परम्यूटेशन से आंसर आ रहा है -1 करता हूं, बिकॉज एक अरेंजमेंट तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं ग्रुप फोटोग्राफ। अगर आपको ग्रुप फोटोग्राफ की बात करनी है तो सभी लोगों को आप सिलेक्ट करोगे तो N फैक्टोरियल हो जाएगा, NPR वाला फॉर्मूला, ठीक है। बिकॉज पोजीशन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंसान पहले रुक रहा है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट रैंक्स, अवार्ड्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सेट्रा, यहाँ पे भी NPR है। व्हाई? बिकॉज पोजीशन इंपॉर्टेंट है, रैंक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप मेडल दे रहे हो, रैंकिंग दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो आपको अकॉर्डिंगली अलॉट करना पड़ेगा। थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो डायरेक्टली थ्योरम अप्लाई करना, नहीं कि NPR का फॉर्मूला, राइट। नेक्स्ट उसके बाद सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट यूनिक डेजिग्नेशंस और पोजीशंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो NPR बिकॉज यहाँ पे अलग अलग डेजिग्नेशन अलग अलग पोजीशन है, तो इसी समय ये चीज पता चल रही है। उसके बाद सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन में 2 फॉर्मूला थे। फॉर्मूला नंबर 1, अगर आपको सर्कल की बात करनी, इसी रो में जब बात करता हूं तो N फैक्टोरियल आता है, बिकॉज 1 2 3 4 पीपल आर सिटिंग इन अ रो। अगर मुझे सर्कल में बात करनी है तो देयर इज अ कॉमन पॉइंट, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, कॉमन एंडिंग पॉइंट। ये देखो सर्कल अगर ऐसा बनता है तो सर्कल यहां से अगर स्टार्ट हुआ तो ये सर्कल ऐसे बन के यहां पे रुक नहीं जाएगा, ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा वापस। तो मर्ज हो रहा है तो एक चीज कॉमन आ रही है, देयरफॉर हम एक चीज को माइनस कर देंगे। सो N फैक्टोरियल नहीं होगा ये बेटा, N-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद अगर नेकलेस जैसे फॉर्मूला की बात करूं, नेकलेस फॉर्मूला मतलब क्या, अगर मुझे नेकलेस पहनना है तो वो राउंड शेप में होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, एग्रीड। नेकलेस जो होता है ये लगभग सेम मोतियों से, बीड से बना हुआ होता है, तो इसमें आप क्लॉकवाइज जाइए या आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए, बात तो एक ही है, ठीक है। अगर मैं क्लॉक की बात करता हूं तो क्लॉक में आप क्लॉकवाइज जाओगे तो 12 1 2 3 आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो 12 11 10 9 8 आएगा। तो दोनों में फर्क है, अगर फर्क है तो आपने N-1 फैक्टोरियल करना है। अगर नेकलेस है मतलब दोनों में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में फर्क नहीं पड़ता है तो आप क्या करेंगे, N-1 फैक्टोरियल अपॉन हाफ मतलब अपॉन 2, सो हाफ इंटू N-1 फैक्टोरियल करेंगे, बिकॉज दोनों में से एक ही साइड अरेंज करना है, दूसरा साइड ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा, ठीक है। परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन विद रिस्ट्रिक्शंस, अगर आपने n ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, R चूज करने हैं तो एक ऑब्जेक्ट को चूज ही नहीं करना है, नेवर टेकन इनटू कंसीडरेशन, तो क्या करोगे उसको n में से निकाल दो और R चूज करो, सो N-1 PR हो जाएगा। अगर आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आपने कंपलसरी सिलेक्ट करना ही करना है, जिसको आपने कंपलसरी सिलेक्ट करना ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, सोचना ही इसको तो सिलेक्ट करना ही करना है, तो उसको n से भी निकाल दो, R से भी निकाल दो, अब बाकियों के सिलेक्ट करो, इसका सिलेक्शन तो तय है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, परम्यूटेशन व्हेन सम ऑफ द थिंग्स आर अलाइक एंड ऑल आर टेकन एट द टाइम, तो n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ बॉल्स अगर सेम है तो उस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। आइए आगे, परम्यूटेशंस where each thing may be repeated once or twice upon r number of times arrangement, तो n raised to r, ये बहुत रेयर है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। आइए कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन में हमने क्या क्या देखा हुआ था, दी नंबर ऑफ वेज इन विच स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स आर अरेंज्ड, जहां पे ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन और अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। NCR इज n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये बेसिकली परम्यूटेशन का फॉर्मूला अपॉन r फैक्टोरियल है। अगर NC 0 है तो आंसर 1 आएगा, अगर NCN है तो आंसर 1 आएगा, NPN था तो आंसर n फैक्टोरियल था, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था जिसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे गो बाय ऑप्शन यूज करके, क्या था, n+1CN इज इक्वल टू NCR प्लस NCR माइनस 1 था, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ n+1 थिंग्स, व्हेन वन थिंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड NCR करोगे, वन थिंग इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड तो R में से उसको माइनस कर दोगे। ये सेम हमने ऊपर रेस्ट्रिक्शन में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। आइए आगे, सेम फॉर्मूला इसी तरीके का परम्यूटेशन के लिए भी था, NPR इज इक्वल टू N-1PR प्लस R इंटू N-1PR-1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन एट अ टाइम, सो 2n-1 से भी आंसर आ सकता है, ठीक है। कहां यूज करना है कॉम्बिनेशन, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट पोकर हैंड्स इन अ पैक ऑफ कार्ड्स अलग अलग है तो आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे।
फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, जहां पे पॉइंट्स यूज करना, वर्टाइसेस यूज करने पढ़ा है अपन ने, क्या करना है आपको, टोटल वर्टाइसेस अवेलेबल अपॉन कितने लगने वाले ट्राइंगल बनाने के लिए कॉम्बिनेशन यूज करना है। कोई बड़ा ग्रुप, बड़े में से छोटा ग्रुप, कमिटीज के एग्जांपल देखे हुए थे हमने, कॉम्बिनेशन यूज करना है। ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल, कलकत्ता मुंबई ट्रेन वाला एग्जांपल, क्या यूज करना है, कॉम्बिनेशन यूज करना है। इन्विटेशन वाला एग्जांपल, कॉम्बिनेशन यूज करना है। कलर बॉल्स निकालने हैं एक पर्टिकुलर बॉक्स में से, क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए एपीजीपी की बात करते हैं। गाइस यहां तक चीजें क्लियर है क्या, बताइए फटाफट से, फटाफट से चैट बॉक्स में कमेंट करिए यहां तक चीजें क्लियर है तो। इज इट क्लियर गाइस, फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए। शुड वी गो अहेड, बोलो हाँ या ना। सर ऐसा लग रहा है 100 मार्क, 100 मिनट में 100 मार्क आ गए, तो यही तो चाहिए अपने को। क्या बात है, भीमराव इज अटेंडिंग लाइव, नसीब हमारे। चलो आगे बढ़े। एपीजीपी, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एक मतलब आप बना रहे हो और उसका टोटलिंग ले रहे हो तो सीरीज हो गया। उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, दो टाइप के सीक्वेंस सीरीज में चीजें देखी थी। तो सीक्वेंस इज नथिंग बट ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट पीपल व्हाटएवर इट इज, एक रूल लगा करके A1 A2 A3 A4 A5, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म, TN के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ऑर्डर्ड कलेक्शन है तो ही ये सीक्वेंस है, ऑर्डर्ड कलेक्शन नहीं है, रूल पैटर्न नहीं है तो सीक्वेंस नहीं है। मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस आपको याद आ रहा होगा, कॉमन रेशियो आपको याद आ रहा होगा, D या R, वो चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। सो एपी जो होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट अ you can say series of terms or a sequence of terms, a collection of terms wherein there is a common difference, that is D. तो 1 3 5 7 9 कॉमन डिफरेंस कितना है 2, यानी कि T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 is equal to T4 minus T3 is equal to T5 minus T4, ठीक है। nth टर्म निकालना है आपने तो क्या करोगे, Tn is equal to A plus n minus 1 into D। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, उसका भी शॉर्टकट हमने देखा था, आपको याद आ रहा होगा, तो मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस लिए हुए थे। उसके बाद D अगर निकालना है तो Tn minus Tn minus 1, तो ये आंसर आ पाएगा। सम के दो फॉर्मूला देखे थे, लास्ट टर्म दिया हुआ तो क्या करोगे, Sn is equal to n divided by 2 into A plus L। अगर आपको कॉमन डिफरेंस दिया, लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ तो Sn is equal to n divided by 2 into 2A plus n minus 1 into D। या फिर आप चाहिए तो Tn निकालिए, Tn निकाल करके आप सम निकाल सकते हो, वो भी चल जाएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर में देयर इज अ कांस्टेंट मल्टीपल, एवरी अदर टर्म कमिंग अहेड इज नथिंग बट अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द प्रीवियस टर्म, कॉमन रेशियो निकाला जाता है R। सो 3 9 27, 3 raised to 3 9, 9 raised to 3 27, 27 raised to 3 81 एक्सेट्रा, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है, A into R raised to n minus 1। अगर मुझे R निकालना है तो प्रीसीडिंग टर्म जो है डिनोमिनेटर में और ऊपर की टर्म आगे, तो Tn अपॉन Tn माइनस 1। अगर मुझे Sn निकालना है तो ये फर्क दिखना पड़ेगा मुझे कि 1 बड़ा है या R बड़ा है। If R is greater than 1, it is A into R raised to n minus 1 upon R minus 1। If R is less than 1, जो कि पॉसिबल है, तो उस केस में A into 1 minus R raised to n upon 1 minus R। अगर आपको इंफिनिटी निकालना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सो सम ऑफ टर्म्स इन इंफिनिटी इज इक्वल टू A upon 1 minus R, और यहाँ पे सिर्फ ओनली पॉसिबल है व्हेन R is less than 1। इसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने देखे हुए थे इक्वेशन वाले चैप्टर में भी, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूले से ध्यान देना। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n into n plus 1 upon 2। इसका आंसर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, या ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला एज इट इज भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज n into n plus 1 upon n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज n into n plus 1 upon 2 the whole square। ये फॉर्मूला सुबह भी एक बार देख करके जाने हैं। आइए सेट रिलेशन फंक्शन की बात करते हैं, पहले सेट को समझेंगे, फिर रिलेशंस पे जाएंगे, फिर फंक्शंस पे जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो सेट, व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट भी है, वेरी डिफाइंड भी है। अगर मेरा एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 से दो बार लिखा हुआ है, तो कितने एलिमेंट्स है? 6 ही एलिमेंट है। व्हाई? बिकॉज डिस्टिंक्ट होने चाहिए एलिमेंट, रिपीटेटिव एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो ये चीज है, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। हर ऑब्जेक्ट को हम या तो ऑब्जेक्ट या तो एलिमेंट बोलते हैं। एनीथिंग इन मैथमेटिक्स इज कंसीडर्ड टू बी एन एलिमेंट और एन ऑब्जेक्ट, और उसका वेल डिफाइंड
सेट एक रूल के साथ बन जाता है सेट, ठीक है। ब्रेसेस फॉर्मेट में जहां पे हम ब्रेसेस यूज करते हैं कुछ इस तरीके से, a इज इक्वल टू 1357। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म एक्सेट्रा भी आता है। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ एक लाइन लिखा जाता है, सेंटेंस। सेट बिल्डर के अंदर में a इज अ सेट such that x is satisfy some properties or some rules, इसको प्रॉपर्टी मेथड या रूल मेथड भी बोला जाता है। बिलोंग्स टू के लिए वो ई वाला साइन ग्रीक लेटर यूज किया जाता है, बिलोंग्स टू वाला, ठीक है। सो अ पर्टिकुलर लेटर अ पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स टू दी सेट और डज नॉट बिलोंग टू दी सेट, उसमें क्रॉस कर देंगे, ठीक है। सबसेट जो है, ध्यान देना, सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट। अगर मेरे पास एक नंबर है, मेरे को एक एग्जांपल दिखाता हूं, आपको अच्छे से क्लिक हो जाएगा ये। जस्ट अ सेकेंड ना, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं, इस समय पे जरूरी होगा आपके लिए शायद। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट एग्जांपल टू यू। आई होप उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सबसेट सुपरसेट के ऊपर एक एग्जांपल था, हाँ ये रहा, ये रहा, ठीक है। सबसेट सुपरसेट के ऊपर एक क्लैरिटी। अगर आपका एक सेट है 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो ये सपोज सुपर सेट है, मतलब ये बड़ा सेट है, इसमें से हमने अलग अलग सेट बनाए हुए हैं। अब सुपर सेट में आप सबसेट बना सकते हो। सबसेट का मतलब क्या हो जाता है? सबसेट का मतलब है ऐसा कोई सेट जिसमें ये सुपर सेट वाले एलिमेंट्स है। तो 1 बन जाएगा क्या इसका सबसेट? हाँ, क्योंकि 1 यहां पे भी प्रेजेंट है। सुपर सेट में सबसेट से ज्यादा एलिमेंट्स है। तो अगर मुझे निकालना नंबर ऑफ सबसेट्स दैट कैन बी पॉसिबल इन अ पर्टिकुलर सेट, तो आई कैन से दैट 2 रेज टू n, मतलब क्या, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट 2 रेज टू n, 2 रेज टू 3 8, तो 8 सबसेट बन सकते हैं। देखो 8 सबसेट बने हुए हैं क्या। एक ऐसा सेट जहां पे 1 2 3 सेम एलिमेंट्स है, वही एलिमेंट्स यहां पे भी है, इसको हम बोलेंगे ये भी सबसेट है। बट जब मैं प्रॉपर सबसेट की बात करता हूं, फॉर्मूला बदल जाता है 2 रेज टू n माइनस 1। When I use the word -1, why am I reducing it? I am simply reducing it because there is one set which is not a proper subset. प्रॉपर सबसेट मतलब एग्जैक्ट सेट जो मैच हो रहा है उसको नहीं लेंगे। तो अगर मैं आपके सामने ये रखता हूं और ये रखता हूं, से A is 1 2 3 एंड B is 1 2 3, आप क्या बोलोगे? कौन सा सुपर सेट है, कौन सा सबसेट है? आप क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। जब आप क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, वो बस सबसेट है, ठीक है। बिकॉज कोई तो किसी का सबसेट है, बट अगर उसको निकाल दिया जाए तो ये बाकी के सभी हम क्या बोलेंगे? ये इसके सबसेट है, बिकॉज इसमें ज्यादा एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 रेज टू n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज 2 रेज टू n माइनस 1। एक 1 जो माइनस हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है। उसके बाद आगे देखिए, तो सबसेट डन है। अच्छा, सबसेट कोई है किसी का, सुपरसेट का सबसेट है, तो हम ऐसा वाला, ये जो सी है यहां ऐसा यूज करते हैं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट भी क्लियर है। इम्प्रॉपर सबसेट बाकी का जो सबसेट्स है। नल सेट मतलब एलिमेंट 0 है क्या? नहीं नहीं, एलिमेंट ही नहीं है, देयर शुड बी नो एलिमेंट। नल सेट, वाइड सेट, इसको हम फी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सबसेट कैसे? 2 रेज टू n, प्रॉपर सबसेट 2 रेज टू n माइनस 1। इंटरसेक्शन कुछ n के तरीके से, यूनियन कुछ u के तरीके से। यूनियन जो है ये यूनिवर्सल होता है क्या? नहीं, यूनिवर्सल सब कुछ इंक्लूड करता है। तो सपोज a b c d e f g till z, हमारे पास 26 सेट्स है, तो इन 26 सेट का यूनियन बनता है यूनिवर्सल। A यूनियन B जो है, ये A यूनियन B, इसमें A और B के एलिमेंट्स है, ये यूनिवर्सल नहीं बनता है। हाँ, अगर A और B दो ही सेट है तो इनके एलिमेंट्स आपका यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स भी बन जाएंगे, ठीक है। सो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। यूनियन मतलब जितने एलिमेंट है सब साथ में निकालने हैं। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई का मतलब एंड था और क्या बोलते हैं एडिशन, यानी कि वो और का मतलब था, तो सेम तरीके से यहां पे भी होने वाला है। इंटरसेक्शन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इंटरसेक्शन में एंड लेंगे। एंड मतलब क्या? कॉमन चीज बताता है, इसमें भी है एंड इसमें भी है, तो एंड। और किसके लिए लेंगे? और हम लेंगे यूनियन के लिए, दिस और दिस, मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे? एंड। मल्टीप्लीकेशन परम्यूटेशन में क्या करेंगे? एंड। परम्यूटेशंस में, एडिशन में क्या करेंगे? और यहां पे यूनियन में क्या करेंगे? और, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्लियर है बेटा? इसको एस से या कैपिटल यू से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगर मैं बोलता हूं एक सेट P है, P का कॉम्प्लीमेंट मतलब P रेज टू ऊपर C, यहाँ P रेज टू ऊपर एपोस्ट्रोफी, यहाँ P रेज टू ऊपर बार। जब मैं P का कॉम्प्लीमेंट बोलता हूं, इसका मतलब क्या? ऑल द एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट बट विच आर नॉट इन द सेट P, ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट यूनिवर्सल बट विच आर नॉट देयर इन द सेट A। तो जो भी सेट है उसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल के सभी सेट के एलिमेंट्स ला दीजिए, बट उस सेट का एलिमेंट निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद सेट A माइनस B, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, सेट A माइनस B क्या हो जाएगा? A माइनस बी सेट दैट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ द सेट A अदर देन विच आर इन कॉमन। मतलब A माइनस बी को मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? A माइनस बी इज इक्वल टू A माइनस A इंटरसेक्शन B। A और B के कॉमन निकाल लीजिए, वो किस में से निकालोगे? A में से निकालोगे। B माइनस A में क्या हो जाएगा? B माइनस A में B इंटरसेक्शन A, मतलब A इंटरसेक्शन B सेम रहने वाला है, उसके एलिमेंट्स B में से निकाल दीजिएगा, ठीक है।
ये इसका खेल खेल के हमने डी मॉर्गन बाबा के फॉर्मूला पढ़े थे, याद आ रहा है क्या? मैकेनिकल शॉर्टकट भी याद दिलाया था। लेफ्ट हैंड साइड पे यूनियन है तो राइट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन तो राइट हैंड साइड पे यूनियन, लेफ्ट हैंड साइड पे ओवरऑल पूरे ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट तो राइट हैंड साइड पे इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। तो पी यूनियन क्यू दी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट, पी इंटरसेक्शन क्यू दी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। झेपा क्या, हाँ या ना? यहां तक की चीजें बताओ फटाफट से, मैं एक मिनट का पॉज ले रहा हूं, जल्दी से बताओ। कम ऑन, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। पानी अगर पीना पी लो जल्दी से। लेट्स गो, लेट्स गो, आगे रिज्यूम करते हैं। ध्यान देना, डी मॉर्गन्स लॉ एक बार फिर से मैकेनिकली, लेफ्ट हैंड साइड पे यूनियन है तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? यूनियन। लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल का कॉम्प्लीमेंट है तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट एंड वाइस वर्सा। वेन डायग्राम देखा था अपन ने, आप आंसर एग्जाम में फॉर्मूला के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू, या फिर आप नॉर्मल गो बाय ऑप्शन या लॉजिक के थ्रू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने क्या करना है, वेन डायग्राम यूज करना है। बचपन में की हुई थी ये चीज, आपने इस तरीके से यूनिवर्सल सेट, बड़ा रेक्टेंगल एस या यू, उसके बाद जो आपने यूनियन निकालने हैं दो सेट के, तो यहाँ पे क्या करना है, आपने सर्कल्स निकालने हैं। यूनियन में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इंटरसेक्शन ये बीच वाला हाईलाइटेड पार्ट, ए माइनस बी में ये वाला पार्ट, कॉमन निकाल दो किसमें से? ए में से, बी माइनस ए में ये वाला पार्ट। ठीक है, आइए फॉर्मूला दिखते हैं। एडिशन प्रोबेबिलिटी थ्योरम देखा था, राइट? प्रोबेबिलिटी में सेम यहां पे है, दो सेट है, दो सेट के इसमें फॉर्मूला क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सभी साथ में बोलेंगे थर्ड के लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू
number of elements of A plus number of elements of B plus number of elements of C minus number of elements of A intersection B minus number of elements of B intersection C minus number of elements of C intersection A plus number of elements of A intersection B intersection C। आइए उसके बाद नेक्स्ट, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वर्ड प्रॉब्लम के लिए आ सकती है एग्जाम के अंदर में। क्या बोल रहा हूं मैं, वर्ड प्रॉब्लम के लिए जो चीजें एग्जाम में आ सकती है, ध्यान देना, समझना सामने। यहां देखिएगा, ए और बी, एटलीस्ट ए और बी, इधर ए और बी, यूनियन यूज करना, ये वर्ड आते हैं तो यूनियन का मतलब क्या है, और आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, एंड, तो अगर कॉमन है ए एंड बी, बोथ ए एंड बी क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। ओनली ए मतलब क्या, ए और बी के जो कॉमन है निकाल दो, किसमें से, ए में से, ए माइनस बी। ओनली बी मतलब क्या, ए और बी के जो कॉमन है निकाल दो, किसमें से, बी में से। नीदर ए नॉर बी, ए यूनियन बी ले लो, उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब एनीथिंग दैट इज देयर इन द यूनिवर्सल सेट बट नॉट देयर इन द यूनियन इज द कॉम्प्लीमेंट। जेपा के यहां तक, ठीक है। आइए आगे, cardinal number, when I say what are the number of elements in a particular set, it means n of a, means number of elements in the set A। what does it mean, जितने भी एलिमेंट है 4, तो ये 4 क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर। आगे, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट वो होता है जिसमें जो क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सेम होते हैं। इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, तो A 1 2 3 B 1 2 3 इक्वल है क्या, हाँ, क्योंकि 1 2 3 है। इक्विवेलेंट है क्या, हाँ। A 1 2 3 B 4 5 6 इक्वल है क्या, नहीं, 1 2 3 है, 4 5 6 है, बट इक्विवेलेंट है क्या, हाँ, 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। कहना है ऐसे, ऑल द इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, नो, ऑल इक्वल एलिमेंट्स आर इक्वल, सेट्स आर इक्विवेलेंट बट ऑल इक्विवेलेंट कैन नॉट बी इक्वल। जेपा क्या, ठीक है। आइए आगे, नेक्स्ट, पावर सेट इज एज गुड एज अ, पावर सेट इज एज गुड एज अ P ऑफ A, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं पॉसिबल सभी सेट का सबसेट्स, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट, ध्यान देना, यहां से फंक्शन और रिलेशन चालू हो रहा है। ऑर्डर पेयर मतलब क्या, एक जगह से एक लिया, दूसरी जगह से दूसरा लिया, पेयर बना देंगे सीक्वेंस के साथ, ऑर्डर के साथ। सो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट भी बोलते हैं। तो अगर ए और बी दो सेट है, दोनों में से ए इंटू बी, मतलब ए का एक एलिमेंट बी का एक एलिमेंट लेते गए, मल्टीप्लाई करते गए। नोट, number of elements in the set Cartesian, that is A into B is equal to number of set A plus number of elements in set B। मतलब cardinal number of product of set is equal to product of cardinal number of two different sets। यहां तक क्लियर है, फटाफट से यस बता दो, यहां तक क्लियर है। नंदकिशोर, भीमराव, जागृति, बनी, आरके, साक्षी, उत्कर्ष, अमोल, राजन, ओम, संकेत, समीर, भीमराव, संग्राम, नंदिनी, हर्ष, रितेश, अंसारी जी, भरत, राज, ओम, निशा, तन्वी, आर्यन, लकी। चल क्लियर है, यहां तक हो रहा ना अच्छे से, फास्ट चीजें रिकलेक्ट कर पा रहे हो क्या, जो भी किया हुआ है हमने इसके पहले, यस, रिकलेक्ट कर पा रहे हो क्या, जो भी इससे पहले किया हुआ है। चलो सुपर, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, यह बात क्लियर है यहां तक। आइए, फंक्शन, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, अ रिलेशन वेयर नो ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड अ फंक्शन। ठीक है, मतलब आपका हर ए का एक यूनिक एलिमेंट होने वाला है बी में, डिफरेंट वैल्यू होने वाला है बी के अंदर में। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इमेज प्री इमेज की, तो इमेज जो है ये मेन सेट में होगा, और मतलब जो सेट बनता है आपका प्री इमेज जो है ये इनपुट है जो इमेज बनाता है। ठीक है, डोमेन कोडोमेन, डोमेन मेन सेट में से है, कोडोमेन जो दूसरे वाले सेट में से जहां पे आप बना रहे हो, कोडोमेन को हम क्या बोलते हैं, रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां देखिएगा सेट ऑफ ऑल द इमेजेस कंटेंट इन बी ऑफ प्री इमेजेस टेकन फ्रॉम ए इज कॉल्ड रेंज। तो बी का जो है ये आउटपुट का जो है रेंज हो जाएगा, इनपुट का जो है डोमेन हो जाएगा। डोमेन इज सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस एंड रेंज इज सेट ऑफ ऑल इमेजेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 1 to 1 on 2 इनटू बाइजेक्शन आइडेंटिटी कांस्टेंट, आपको एक समरी भी बना के दिया हुआ, ये भी सफिशिएंट है। चलिए, अगर फंक्शन है, देखो फंक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है एग्जाम में, या मतलब क्वेश्चन में अंदर में इस तरीके से फंक्शन को लिखा जाता है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सेट ए सेट बी, ए में प्री इमेज, बी में इमेज, प्री इमेज का डोमेन, इमेज का रेंज या कोडोमेन। इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, अलग अलग है तो इसको इंजेक्टिव 1 to 1 मैपिंग या 1 to 1 फंक्शन बोलते हैं। If every element in B has at least one element, one pre-image in A, at least A का एक से ज्यादा भी हो सकता है, क्या बोलेंगे, on to बोलेंगे। If even a single element in B is not having a pre-image in A, एक भी एलिमेंट का pre-image है ही नहीं, तो उसको हम into बोलेंगे। on to into में कंफ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट, बाइजेक्शन फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी है और on to भी है, एटलीस्ट 1 है और 1 ही है, एटलीस्ट 1 है और 1 ही है, एटलीस्ट 1 है और 1 ही है, क्या बोलेंगे, बाइजेक्शन।
ठीक है, दो चीजें ना, एटलीस्ट वन है और वन, एटलीस्ट वन है और वन, वन वाला क्या है, वन टू वन, एटलीस्ट वन वाला क्या है, ऑन टू, बिल्कुल भी नहीं क्या है, इन टू, बाइजेक्शन क्या है, एटलीस्ट वन और वन, ठीक है। आइडेंटिटी, डोमेन को डोमेन दोनों सेम है, कांस्टेंट, हर डोमेन के लिए डोमेन, हर डोमेन के लिए डोमेन सेम है, ऑल दी प्रीइमेजेस इन ए विल हैव अ कांस्टेंट सिंगल वैल्यू इन बी, तो इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। आगे, टू फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल, एफ और फंक्शन जी, जब दोनों के रेंज और दोनों के क्या बोलते हैं, डोमेन दोनों भी सेम है, ठीक है। चलिए आगे, भीमराव मस्ती नहीं, चलो उसके बाद इक्वल के बाद इनवर्स फंक्शन, f of x is normal function, f dash of x is inverse function, f of x is from a to b, तो f inverse is from b to a, ठीक है। नेक्स्ट, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन में हम क्या बोलेंगे, हाँ, कंपोजिट फंक्शन के अंदर में हम क्या बोलेंगे, अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड अ कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन लगाया उसके ऊपर और एक फंक्शन लगाया, याद है क्या, g ऑलरेडी लगाया है और f g के ऊपर लगाया, तो f ऑफ g, g ऑफ f, याद आ रहा है क्या कुछ, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, कैसे सॉल्व किया था, f की वैल्यू है उसमें g की वैल्यू डाल दी, g की वैल्यू उसमें f की वैल्यू डाल दी, याद आ रहा है क्या, हम सॉल्व करेंगे उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आगे देखिए, डोमेन रेंज को हमने डिस्कस कर लिया, इफ r इज द रिलेशन फ्रॉम a टू b, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर आर डोमेन एंड सेट ऑफ सेकंड पेयर इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। रिलेशन, रिलेशन में तीन टाइप के रिलेशन है, तीनों भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ध्यान देना। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जहां पे एक का रिलेशन दूसरे के साथ है, a इज इक्वल टू ए, ठीक है। सिमेट्रिक के अंदर में a इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए, मतलब a और b और a सेम रहेंगे, सिमेट्रिक बीच में से काट दिए, दो टाइप की चीजें इक्वल। ट्रांजिटिव, इफ a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू ऑल्सो c, ट्रांजिटिव में आ गया। इफ अ फंक्शन और इफ अ रिलेशन सॉरी इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, तो इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस भी बोलेंगे। तो आर भी है, एस भी है, टी भी है, तो ये ई भी हो जाता है। आइए आगे कैलकुलस की बात करते हैं, कैलकुलस की बात करते हैं, फटाफट सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान देना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव की बात करो, डिफरेंशिएशन की, एक्स रेस टू एन क्या बन जाएगा, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, ई रेस टू एक्स क्या रहेगा, एज इट इज ई रेस टू एक्स रहेगा, ए रेस टू एक्स क्या हो जाएगा, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए टू द बेस ई हो जाएगा, कांस्टेंट का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, ई रेस टू, देखो ई रेस टू ए इंटू एक्स है, ई रेस टू ए इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ए इंटू ई रेस टू ए रेस टू एक्स, ठीक है, मतलब ए ऐड हो जाएगा आगे मल्टीप्लीकेशन में। फिर लॉग ऑफ वाई क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई, या लॉग ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। उसके बाद नेक्स्ट, अरे ये कहां गया, हाँ, इंटीग्रेशन में ध्यान देना, एक्स रेस टू एन डीएक्स क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन का साइन, एक्स रेस टू एन डीएक्स क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन माइनस एन प्लस वन, डीएक्स सिर्फ है अगर तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा नॉर्मल जो भी है, ई रेस टू एक्स क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस सी हो जाएगा, ई रेस टू ए इंटू एक्स क्या है, ई रेस टू ए इंटू एक्स अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा, लॉग ऑफ एनीथिंग वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। आप अगर देखिएगा डेरिवेशन में जो हमने किया था उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है इंटीग्रेशन के अंदर में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखना आगे, अगर आपको लिमिट के हिसाब से पूछा जाता है, लिमिट के हिसाब से, उसके पहले एक और बच गया ना, ए रेस टू एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस ई प्लस सी, ठीक है। अगर आपको लिमिट्स के हिसाब से पूछा गया है तो उसके भी फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ये अगर आपने नहीं किया हुआ तो अभी इस मोमेंट पे मत करिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ एक घंटे के अंदर में हमने पूरे मैथ्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए हैं, इंक्लूडिंग दी फॉर्मूलाज, इंक्लूडिंग दी केसेस जहां पे आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये समझना है। यहां तक मजा आया, यहां तक चीजें समझ नहीं आई तो बताइए यस कमेंट बॉक्स के अंदर में, चैट बॉक्स के अंदर में, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ, फटाफट 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 बताओ, आगे बढ़ना है, एलआर खत्म करना है, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, नंबर सीरीज की बात करता हूं, ध्यान देना, नंबर सीरीज की बात करता हूं। नंबर सीरीज के अंदर में नंबर सीरीज एक पार्ट है, कोडिंग डिकोडिंग दूसरा पार्ट है, ऑड मैन आउट तीसरा पार्ट है। कोडिंग डिकोडिंग नंबर की भी हो सकती है, कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट की भी हो सकती है। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर में स्टार्टिंग 1 to 26 ए टू जेड, या फिर 1 to 26 जेड टू ए, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों तरफ से हो सकता है। एग्जाम में प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ऑड मैन आउट में आपको अगर याद होगा, ऑड मैन आउट के अंदर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए थे जहां पे परफेक्ट स्क्वायर था, परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना, उसके लिए सीक्वेंस समझना पड़ेगा, कैलकुलेटर लेना है, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके देखना है, एक्सपोनेंट लेकर के देखना है, लॉग लेकर के देखना है, ये सभी चीजें करनी है, ठीक है। उसके बाद ये आंसर मिल सकता है। कई बार आपको वो याद है क्या, गुड और बैड, बैड और गुड, दिस इज गुड, बॉयज आर बैड एक्सेट्रा, कुछ क्वेश्चन था जहां पे आपको अलग अलग चीजें कंफ्यूज करके पूछी गई थी, गुड और बैड 4 5 6, तो व्हाट इज एल एक्सेट्रा पूछा गया था, ठीक है। चलिए
कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं उसके, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन के अंदर में मुझे मेरा डायरेक्शन समझना है, मुझे उस सिचुएशन पे अपने आप को समझना है। मैं अगर नॉर्थ फेस कर रहा हूं, स्ट्रेट जा रहा हूं, तो नॉर्थ से लेफ्ट मतलब सीधा गया और लेफ्ट लिया तो कहां जाऊंगा, लेफ्ट जाऊंगा। अगर मैं यहां से लेफ्ट लेता हूं फिर लेफ्ट लेता हूं तो मैं नीचे जा रहा हूं। अगर मैं यहां से सीधा जा रहा हूं, राइट ले रहा हूं फिर राइट ले रहा हूं तो राइट लेके राइट क्या हो गया, नीचे आ गया मैं। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट लेता हूं, लेफ्ट लेके राइट ले रहा हूं तो मैं कहां, ऊपर जा रहा हूं। अगर मैं राइट ले रहा हूं, राइट लेके लेफ्ट ले रहा हूं तो मैं कहां जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं। अगर मैं नीचे जाके राइट ले रहा हूं, नीचे जा रहा हूं यहां पे नीचे, और मैं यहां से राइट ले रहा हूं, अपने आप को सिचुएशन में समझो, ये लेफ्ट नहीं होगा ये राइट होगा। तो मतलब नीचे जाके क्या कर रहा हूं मैं, राइट ले रहा हूं, मतलब एक्चुअल से मैं लेफ्ट ले रहा हूं ना, नीचे जाकर के मैं लेफ्ट ले रहा हूं तो एक्चुअल से मैं राइट ले रहा हूं। गेटिंग दी पॉइंट, यस और नो? ये हमने यहां पे पढ़े हुए थे। सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर में दो तीन टाइप के क्वेश्चन। पहला लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, जहां पे रो में बैठना है। रो में दो रोज हो सकते हैं, आमने सामने देख करके बैठ रहे हैं, अवे देख करके बैठ रहे हैं, यूजुअली आमने सामने देख करके बैठेंगे। सर्कुलर हो सकता है क्या अरेंजमेंट? जी हाँ, सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकता है। ये लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं या बाहर की तरफ देख रहे हैं? यूजुअली अंदर की तरफ देखेंगे। आपको एग्जाम के अंदर में 4 या 5 से ऊपर नहीं आने वाले हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन, कौन किसके बाजू में बैठा है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे कौन किसके बीच में बैठा है, ये ध्यान से समझना है। प्रॉपर चार्ट ड्रॉ करना है रफ वर्क में, फिर आगे बढ़ना है। ब्लड रिलेशन के अंदर में आपको एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर ये ब्लड रिलेशंस अच्छे से पता है तो यू विल डू वंडर्स। अगर नहीं भी पता है तो जितना हमने पढ़ा हुआ है उतना भी कर दो तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, सभी चीजें एक ही है। ठीक है, मदर के फादर को भी ग्रैंडफादर बोलेंगे, फादर के फादर को भी ग्रैंडफादर बोलेंगे। ठीक है, सिबलिंग्स, स्पाउस याद रखना। उसके बाद कजिन कौन होता है, आंट कौन होते हैं, अंकल कौन होते हैं, ब्रदर सिस्टर। ठीक है, स्टेप सन स्टेप डॉटर तक अपन नहीं गए थे, बट वो भी आ सकता है, चांसेस बिल्कुल है। ग्रेट ग्रैंड डॉटर मतलब डॉटर के डॉटर के डॉटर। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड मदर मतलब मदर के मदर के मदर। ठीक है, चलिए। इनलॉज, इनलॉज, ब्रदर इन लॉ मतलब, ब्रदर इन लॉ मतलब जो इंसान है उसके स्पाउस का ब्रदर। सिस्टर इन लॉ जो इंसान है उसके स्पाउस का सिस्टर। ठीक है, चलिए। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ओल्ड स्टडी मटेरियल यूज करे तो मैंने ऊपर डाला हुआ है यहाँ पे कि साइलोजिज्म का एक चैप्टर पहले हुआ करता था, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। मैं स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लगभग आधे से पौना घंटा लगेगा, पूरी तरीके से फोकस करना, ध्यान देना सामने। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का है। अगेन आइए फटाफट से कंसेप्चुअली रिवाइज करते हैं, और रिवाइज करते करते हम इसके फॉर्मूलाज भी देख लेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से फोकस करिएगा सामने। रेडी हो क्या सभी लोग? मुझे 1 सेकंड देना सर, मैं जस्ट पानी लेकर के आता हूं। चलो लेट्स गो, लेट्स गो। ध्यान देना, पूरा 100% फोकस करना सामने। ठीक है, फेस टू फेस, ऑनलाइन लाइव, सभी लोग, रिकॉर्डिंग में जो देख रहे हो वो भी। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, अपन ने बहुत डिटेल में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उसको देखा था। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, पहले तो ओरिजिन ऑफ द वर्ड था। अगर मैं लैटिन की बात करूं, रूट लैटिन में स्टेटस वर्ड हुआ करता था। इटालियन पास्ता, स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टा। जर्मन जी से के, स्टैटिस्टिक। फ्रेंच स्टैटिस्टिक्यू। ठीक है, हिस्ट्री में देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स कहां यूज किया जाता था? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड रखने के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज किया था। अबू फैजल जो है, अबू फैजल ने आइन आय अकबरी में एग्रीकल्चर के रिकॉर्ड रखने के लिए यूज किया था। इजिप्ट में फेरोआ जो थे, किंग जो थे वहां के, उन्होंने सेंसस कंडक्ट किया था वहां से, जिससे पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन ली गई थी। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स वर्ड को डिफाइन करना चाहूं तो प्लूरल नाउन भी है, सिंगुलर नाउन भी है। सिंगुलर नाउन वो टेक्निक के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं, प्लूरल नाउन वो डेटा के लिए जिस डेटा के ऊपर हम टेक्निक यूज करते हैं कुछ एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, सो प्लूरल इज द डेटा, सिंगुलर इज द टेक्निक दैट यू यूज, राइट। नेक्स्ट उसके बाद एप्लीकेशन कहां थे? इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैनेजमेंट, तीनों जगह पे थे। नेक्स्ट उसके बाद डेटा क्या होता है? डेटा इंफॉर्मेशन नहीं, डेटा इंफॉर्मेशन अलग अलग होता है। आपने बचपन में कंप्यूटर नाम के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, डेटा इंफॉर्मेशन अलग अलग होता है। यहाँ का डेटा इंफॉर्मेशन समझते हैं। डेटा जो होता है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, या तो क्वांटिटेटिव होता है या तो क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव को हम वेरिएबल बोलेंगे, जिसको हम वेरी कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव को हम एट्रीब्यूट बोलेंगे। स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन है, क्वालिटेटिव पे फोकस नहीं करता, क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर आगे बढ़ना पड़ता है। वेरिएबल में 2 टाइप है, डिस्क्रीट वेरिएबल जो फाइनाइट या काउंट कर सकते हैं, कंटीन्यूअस वेरिएबल जो इंटरवल में 1 to 5, 10 to 100 ऐसा दिया जाता है। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करने के 4 तरीके हैं। पहला मेथड डेटा कलेक्शन का इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू के अंदर में 3 मेथड्स है। पर्सनल इंटरव्यू ले लीजिए,
इनडायरेक्ट इंटरव्यू ले लीजिए, यानी कि अगर फ्लड आया है, कोई इंसान मर चुका है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में, तो उनके रिश्तेदार से या उनके नेबर से आप इंटरव्यू ले सकते हो गया इनडायरेक्ट। टेलीफोनिक, आप आसानी से बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, बट पर्सनल में आपको लोग सामने से रिस्पॉन्स ज्यादा देंगे। तो ये तीनों का यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ है। एक्यूरेसी पर्सनल में हाई, आप खुद मिल रहे हो। कवरेज जो है टेलीफोन में आप ज्यादा लोगों से बात कर सकते हो, नॉन रिस्पॉन्स भी टेलीफोनिक में हाई है, ठीक है। उसके बाद मेल्ड क्वेश्चनर, आपने क्वेश्चनर बनाया, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, उसको आप दे रहे हो लोगों को, लोग उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट है, आप खुद देख सकते हो, बट ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, राइट। सीसीटीवी से ऑब्जर्व करना, क्या कर रहे हैं लोग, कैसे कर रहे हैं, तो टाइम कंज्यूम होने वाला है, आपको कंटिन्यूस बैठ के देखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग है लाइव वॉट एवर। एन्यूमरेटर्स, लोगों ने एबीसीडी सब बना लिया, लार्जर इंक्वायरीज एजेंसी हायर किया, एन्यूमरेटर्स को भेज दिया, ठीक है। स्क्रूटनी ऑफ डेटा, डेटा को समझना चाहिए, डेटा के ऊपर हम बहुत सारे एनालिसिस करेंगे और डेटा के ऊपर हम बहुत सारे डिसीजंस लेने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि डेटा कंसिस्टेंट है क्या, उसका इंटरनल कंसिस्टेंसी टेस्ट करना, उसका एरर डिटेक्ट करना ही हम बोलते हैं स्क्रूटनी ऑफ डेटा। तो ये दो या दो से ज्यादा सीरीज के डेटा को भी हम देख सकते हैं। उसके बाद सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, सोर्सेस ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा जो मैंने कलेक्ट किया मैं खुद यूज कर रहा हूं। सेकेंडरी डेटा जो आपने कलेक्ट किया आप मुझे दे रहे हो मैं यूज कर रहा हूं, या मैंने कलेक्ट किया मैं आपको दे रहा हूं आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा तो अपन यूज करते हैं, खुद कलेक्ट करते हैं, खुद यूज करते हैं। सेकेंडरी डेटा मतलब क्या? हमने कलेक्ट किया और किसी ने यूज किया, और किसी ने कलेक्ट किया, वो रेडीमेड डेटा मैंने यूज किया। इंटरनेशनल सोर्सेज, गवर्नमेंट सोर्सेज, प्राइवेट या क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेज एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, चार टाइप्स, क्रोनोलॉजिकल या टेम्पोरल या टाइम सीरीज डेटा, टाइम के हिसाब से कौन से साल में कितने लोग बॉर्न हुए। ज्योग्राफिकल, कौन से एरिया में कितने लोग बॉर्न हुए, स्पेशल सीरीज डेटा भी बोलते हैं। क्वालिटेटिव, ऑर्डिनल डेटा, क्वांटिटेटिव, कार्डिनल डेटा, ठीक है। अगर टेबल ड्रॉ करना है, टेबल इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हो, ऊपर टाइटल आएगा, टेबल नंबर आएगा, कॉलम के हेडिंग्स को हम कैप्शन बोलते हैं, रो के हेडिंग्स को हम स्टब्स बोलते हैं, ये बीच का जो पूरा पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, पूरा जो बॉडी होता है टेबल का, राइट। देन यहाँ यूनिट्स आ जाएगा, ये बॉडी ऑफ द टेबल है, यहाँ पे फुटनोट आ जाएंगे, यहाँ पे सोर्स नोट आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है ये टाइटल्स वगैरह जो है, और उसका पहले रो वगैरह जो, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्स हेड भी बोलते हैं, ठीक है, बॉक्स का हेड, ठीक है। आइए प्रेजेंटेशन पे जाते हैं, प्रेजेंटेशन पार्ट पे। डेटा को प्रेजेंट करने के तीन चीजें, लाइन डायग्राम जिसको हिस्टोरियाग्राम भी बोलते हैं, बार डायग्राम या फिर पाई चार्ट, ठीक है। हिस्टोरियाग्राम जो होता है आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हो प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे लॉग ऑफ वाई इज प्लॉटेड अगेंस्ट टी, ये भी पता है हमको। हम मल्टीपल लाइन चार्ट भी यूज कर सकते हैं और मल्टीपल एक्सेस चार्ट, अलग अलग एक्सेस से भी यूज कर सकते हैं, सिंगल भी होता है बार के अंदर में। अच्छा, लाइन डायग्राम को हिस्टोरियाग्राम बोलते हैं, नीचे और एक देखा है अपन ने। एरिया डायग्राम को हिस्टोग्राम बोलते हैं, जहां पे हम बीच में गैप्स नहीं होती, लाइन में गैप्स होती है, ठीक है। देन बार डायग्राम, बार डायग्राम अगेन आप क्या करते हो, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ करते हो, कंपेयर करते हो चीजों को। मल्टीपल बार डायग्राम हो सकता है क्या? हाँ। ग्रुप्ड बार डायग्राम हो सकता है क्या? जी हाँ। वर्टिकल डायग्राम हो सकता है क्या? हाँ। उसके बाद पाई चार्ट, पाई चार्ट हमने बचपन में बहुत सारा किया हुआ है, राइट। वो पाई चार्ट ड्रॉ करो, कैसे ड्रॉ करो, कितना तो परसेंटेज लेते जाओ, टोटल का एक पर्टिकुलर परसेंटेज निकाल के देता है वो, ठीक है। परसेंटेज एज अ होल वाला लॉजिक है इसमें। नेक्स्ट आगे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दो टाइप के, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। क्लासिफिकेशन इंक्लूसिव कब होगा, एक्सक्लूसिव कब होगा, और उसमें क्या क्या चीजें होगी। क्लासिफिकेशन इंक्लूसिव तब होगा जब ये रिपीटेशन यानी कि ओवरलैपिंग नहीं है, और अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग है, एंड जो है क्लास का और क्लास का स्टार्ट जो है, अपर क्लास लिमिट और नेक्स्ट का लोअर क्लास लिमिट, ये दोनों ओवरलैपिंग करते हैं तो एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, जिसको हम ओवरलैपिंग क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। अगर ओवरलैप नहीं होता तो उसको हम इंक्लूसिव भी बोलते हैं। इंक्लूसिव के केस में लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट तो तय है, ये लोअर 10 है अपर 19 है। बाउंड्री जो है, बाउंड्री के लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे, दोनों का डिफरेंस क्या है, अपर क्लास लिमिट नेक्स्ट का लोअर क्लास लिमिट, दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 2, इसको डी बोलेंगे, डी डिवाइड बाय 2। जो भी आएगा लोअर क्लास लिमिट से माइनस करो, अपर क्लास लिमिट में ऐड करो, तो 10 में से माइनस किया 9.5, 19 में ऐड किया 19.5, अब इसको ओवरलैपिंग बना दिया। मतलब बाउंड्रीज जब मैं लेता हूं, बाउंड्रीज लेने के लिए डेटा शुड बी कंपलसरीली ओवरलैप, अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो आप बाउंड्रीज नहीं ले सकते, ठीक है। सो इंक्लूसिव में ओवरलैपिंग नहीं है, उसको ओवरलैपिंग कर लिया, बाउंड्रीज आ गए। हमने ये भी लिखा हुआ है कि बाउंड्रीज हमें कौन से चीजों के लिए चाहिए, मीन मीडियन मूड के अंदर में, पार्टीशन वैल्यूज के अंदर में, और कौन सी चीजें ऐसी है जहां पे हमें पार्टीशन के मतलब जहां पे हमें बाउंड्रीज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आइए एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव यानी कि ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग में आपका अपर क्लास लिमिट अपर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास लिमिट लोअर क्लास बाउंड्री सेम रहने वाला है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ओवरलैपिंग। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे क्यूमुलेटिव स्टडी होता है वैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब एक पर्टिकुलर चीज कितने बार अपने आप को रिपीट कर रही है। तो यहाँ क्लास इंटरवल दिया हुआ है, डिस्क्रीट डेटा है क्या? नहीं, इंटरवल कंटिन्यूस डेटा है। क्लास इंटरवल के अंदर में, अरे कुछ क्या हो गया, एक सेकेंड ना, मार्जिन, जस्ट अ मिनट। हाँ, ध्यान देना,
तो क्लासिफिकेशन तो कर लिया अपन ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एक पर्टिकुलर चीज अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रही है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप यहां से बढ़ते जा रहे हो। मोर देन मतलब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो। यूजुअली बाय डिफॉल्ट लेस देन यूज किया जाता है। आइए देखते हैं करते कैसे है, मतलब क्या है इसका, ठीक है। सो अगर क्लास 10 to 20 में जो डेटा दिया हुआ है कितने बार है, 5 बार डेटा दिया हुआ है, तो 5 लोग हैं जो 10 to 20 के बीच में आते हैं। कितने लोग हैं जो 20 to 30 के बीच में आते हैं, 2 लोग हैं। अब मैं क्या करता हूं, कितने लोग हैं जो 30 से नीचे आते हैं, 30 से नीचे मतलब 10 to 20 वाले भी आएंगे, 20 to 30 वाले भी आएंगे, तो 5 + 2 7 आ जाएगा। कितने लोग हैं जो 30 से 40 के बीच में, 8। कितने लोग हैं जो स्टार्टिंग से लेकर 40 के बीच में, तो पहला दूसरा तीसरा सब ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करते करते आगे जाएंगे। तो लेस देन का लास्ट वाला कॉलम और टोटल फ्रीक्वेंसी सेम होगा। टोटल फ्रीक्वेंसी को हम कैपिटल एन भी बोलते हैं। मोर देन क्यूमुलेटिव टाइप का फ्रीक्वेंसी जो है, इसमें उल्टा जाना है। 10 से ऊपर कितने, 5 है, ये है, सब आ जाएंगे। 20 से ऊपर कितने, पहला निकल जाएगा। 40 से ऊपर कितने, 3 निकल जाएंगे, ऊपर का रहेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये इनके साथ मैच होने वाला है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है यहां तक बेटा, यस और नो? एक और चीज बोलता हूं फिर पॉज लेता हूं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी रिलेटिव। आपको फ्रीक्वेंसी पता है क्या है, क्लास लेंथ पता है क्या है, स्टार्टिंग माइनस एंडिंग। 10 लोग इसमें आ सकते हैं ना, 10 लोग इज द क्लास लेंथ। अब एक क्लास लेंथ में अगर 10 लोग आ सकते हैं तो उसमें आए कितने हैं, 10 लोग 5 बार आए हैं, तो 5 / 10। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितने लोग हैं और एरिया कितना है, तो एरिया 10 है, लोग कितने हैं, 5। 5 / 10 गिव्स यू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव मतलब क्या, रिलेशन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी विद द होल। टोटल कितना है, 18। 5 / 18 गिव्स यू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसी को इंटू 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। एक बार ये ध्यान से देखो, 1 मिनट का मैं पॉज दे रहा हूं, कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है बता दो। आपके दोस्त शायद जा चुके हैं, क्राउड थोड़ा सा कम दिख रहा है, अगर बताना है किसी को बोल दो, चालू है, कंटिन्यू है, यू कैन ज्वाइन इन। यहां तक चीजें क्लियर है, मुझे बताइए फटाफट से यस और नो। यहां तक चीजें क्लियर है क्या बेटा? अगर हाँ यस बताइए चैट बॉक्स के अंदर में। चलो लेट्स गो। लेट्स गो। चलो सुपर, आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर 4 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव मेथड्स ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले का था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 4 चीजें, हिस्टोग्राम जिसको एरिया डायग्राम भी बोलते हैं। एरिया डायग्राम में आप फ्रीक्वेंसी वाइज सब कुछ डिवाइड कर सकते हो, चीजें बता सकते हो। आपको क्लास बाउंड्रीज लगेंगे बिकॉज ओवरलैपिंग होने चाहिए, क्लास लिमिट्स नहीं लगेंगे बिकॉज बीच में गैप नहीं रहेगा। ये मोड निकालने के लिए भी हेल्प करता है हमें। उसके अलावा पॉलीगॉन जो है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यहां पे आप क्या करते हो, यहां पे आप बार डायग्राम मतलब उसको क्लोज स्ट्रक्चर नहीं, उसको ओपन रखते हो। याद आ रहा है क्या? फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स डाल दो, बना दो, ठीक है। उसके बाद ओजिव्स या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ओजिव्स भी इसको बोलते हैं। ये ओजिव्स जो है ये आपको क्लास बाउंड्री यूज करना होता है और बनाना होता है। ये आपको बोथ दी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन ओजिव बन जाएगा, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन ओजिव बन जाएगा, ठीक है। ये आपको मीडियन क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है। फ्रीक्वेंसी कर्व जो है इट इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। इसको लिमिटिंग फॉर्म बोलते हैं उसका, ठीक है। इसमें मिड पॉइंट्स डालने होते हैं, जो भी एक्स आया होता है ना क्लास मार्क या मिड पॉइंट, वो कैलकुलेट करो और उससे वो बना लो, ठीक है। 4 टाइप के होते हैं, बेल शेप होता है कुछ इस तरीके से, यू शेप होता है उसका उल्टा, जे शेप होता है ऐसा बनेगा आगे, एंड कॉम्बिनेशन अलग अलग मिक्स्ड कर्व्स हो सकते हैं हैपहैजार्ड मैनर के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद, अरे बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, सेंट्रल टेंडेंसी, कैसा सेंट्रल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी था, ये भी आपके बीच में फिट है। पूरा सेंट्रल टेंडेंसी, पूरा डिस्पर्शन, पूरी तरीके से सामने फोकस करिएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में हमने देखा है दैट सेंट्रल टेंडेंसी इज नथिंग बट वी मेजर द डेटा, वी कैप्चर द डेटा, वी कलेक्टेड, वी मेजर इट, वी एनालाइज इट इन सच अ वे दैट देयर इज वन ऑब्जर्वेशन व्हिच विल रिप्लेस और व्हिच विल नॉट रिप्रेजेंट, व्हिच विल रिप्रेजेंट ऑल द डेटा, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है, एक सिंगल डेटा, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन जो सभी ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल टेंडेंसी। डिस्पर्शन, इसी सेंट्रल टेंडेंसी से बाकी के ऑब्जर्वेशंस कितने डेविएट हो रहे, कितने वैरी हो रहे, कितने डिस्पर्स हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्शन, ठीक है। अब मीन मीडियन मोड यहां आते हैं और स्टैंडर्ड डिवीजन एक्सेट्रा वहां आते हैं।
आपको यहां पे इस चैप्टर में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइज, डेसिल्स, ये सब चीजें कवर्ड है। सबसे कॉमन क्या यूज होता है? अर्थमेटिक मीन। सबसे पॉपुलर कौन सा है? मोड। बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस कौन सा है? मीन, मीडियन मोड छोड़ दे तो सभी ऑल ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज एवरेज लिया जाता है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी सेम, जो सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। सैंपल लेते हो, थोड़ा सा निकालते हो, तो इफेक्ट कौन सा होगा? सिर्फ मीडियन नहीं होगा, बिकॉज मीडियन इज पोजिशनल एवरेज, ये जगह का एवरेज लिया जाता है, उस जगह का, आजू बाजू की चीजें इग्नोर की जाती है। तो सैंपल भी निकालोगे तो सैंपल का मीडियन मीडियन ही रहने वाला है। अर्थमेटिक मीन अफेक्ट करेगा, क्यों? बिकॉज सैंपल निकाल दिया तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस चेंज हो जाएंगे। इजी टू कैलकुलेट कौन सा? मोड सबसे इजी, सबसे फास्ट है। सबसे डिफिकल्ट है ज्योमेट्रिक मीन। याद है क्या? कुछ तो भी अपन ने स्क्वायर रूट वगैरह देखे थे, आएंगे। ओपन एंड क्लासिफिकेशन है डैश टू 10 और एंड में 100 से अबव। इसका मतलब मीडियन सबसे बेस्ट निकाल सकते हैं। व्हाई? रीजन इज वेरी सिंपल, आपको बीच के वैल्यू पे फोकस करना है, स्टार्टिंग एंडिंग फर्क नहीं पड़ता। Even other partition values, median is also one partition value now, which divides the observations into 2 equal parts, quartiles into 4 equal parts, deciles into 10 equal parts, percentile into 100 equal parts। ठीक है, मोड जो है तो निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल, बट मोड उतना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा नहीं। आइए आगे। अर्थमेटिक मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो कैन आई से समेशन x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन n। ग्रुप फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ f इनटू x अपॉन कैपिटल N। अज्यूम्ड मीन मेथड यूज नहीं करना एग्जाम में, फिर भी a plus summation of fd upon n into c, where d is equal to x minus a upon c. a is assumed mean, c is class length. Properties क्या है? If all the observations are constant, arithmetic mean is also constant. If the algebraic sum of deviations of the observations from its arithmetic mean is always zero, deviations हमेशा जीरो होने वाला है टोटल, अगर deviations का सम लिया जाए तो। Change in scale, change in origin. चेंज इन स्केल क्या करता हूं मैं? चेंज इन स्केल में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाता हूं, 10 से ऊपर मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं। ओरिजिन मतलब क्या करता हूं मैं? ओरिजिन मतलब उसको जड़ से उखाड़ करके चेंज करता हूं, तो प्लस और माइनस करता हूं। तो अर्थमेटिक मीन जो है ये अफेक्ट होता है चेंज इन ओरिजिन से भी और चेंज इन स्केल से भी। ठीक है, आगे देखिएगा। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। मीडियन मिडिल मोस्ट वैल्यू, इसको पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके ऑब्जर्वेशंस को पहले चेंज करना है, उसके बाद मीडियन निकलेगा। डिस्क्रीट के लिए n+1 अपॉन 2 टर्म निकलता है। टर्म, हाँ टर्म, वैल्यू नहीं, टर्म, टर्म निकालो, टर्म के हिसाब से वैल्यू निकालो। ग्रुप फ्रीक्वेंसी के केस में फॉर्मूला क्या है? L कैपिटल L लोअर क्लास बाउंड्री प्लस n डिवाइड बाय 2 टोटल फ्रीक्वेंसी माइनस NL अपॉन NU माइनस NL इंटू C। C क्या है? क्लास लेंथ है। NU NL क्या है? मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और प्री मीडियन क्लास का। तो आपको उसके लिए प्री मीडियन मीडियन क्लास निकालना है। उसके लिए क्या करोगे? टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2, आपको आधा मिलेगा, वो आधा जाके ढूंढना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां दो क्लास के बीच में आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज मीडियन इज अफेक्टेड बाय बोथ प्लस एंड माइनस आल्सो, मल्टीप्लाई डिवाइड आल्सो। सो चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल से अफेक्ट होता है। अगर आप एब्सोल्यूट सम ऑफ डेविएशंस लेते हो मीडियन का सभी ऑब्जर्वेशन से, तो वो मिनिमम आएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद पार्टीशन वैल्यू, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डेसिल्स। मीडियन तो हो चुका है। क्वार्टाइल्स में नंबर ऑफ पार्ट्स इक्वल 4 पार्ट्स, डेसाइल्स में 10 पार्ट्स, परसेंटाइल्स में 100 पार्ट्स। कितने मीडियन बनेंगे? 1। कितने क्वार्टाइल? 3। कितने डेसाइल? 9। कितने परसेंटाइल? 99। ठीक है, कैलकुलेशन क्या होगा? n+1 इंटू पीक टर्म, n+1 इंटू पीक टर्म, p1 2 3 4 जितना भी आएगा उसको लिया जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, मोड, मोड इज नथिंग बट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या? एक ऐसा वैल्यू जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर करता है। एक डिस्ट्रीब्यूशन में एक मोड भी हो सकता है, 2 मोड भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। सो यूनिमोडल, बायमोडल एंड मल्टी मोडल। ठीक है, अगर आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है तो कैपिटल L, उसके बाद प्लस f0 माइनस f-1 अपॉन 2 इंटू f0 माइनस f-1 माइनस f+1 इंटू क्लास लेंथ। आप f0 f1 f-1 की जगह f1 f2 f3 भी यूज कर सकते हो, या f0 f1 f2 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट का मतलब है यहाँ पे, बस बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, एम्पेरिकल रिलेशनशिप, एक्सपेरिमेंट से बनाया हुआ। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में आने वाला है। ज्योमेट्रिक मीन, आइए, ज्योमेट्रिक मीन इज व्हाट? इट इज nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस ले लो, उनका प्रोडक्ट ले लो, उसका nth रूट लो। मतलब क्या? अंडर रूट जितना भी नंबर है वो यहाँ पे रेज टू 1 बाय n। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज देखे थे। log of g इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन ऑफ log of g। इफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, ज्योमेट्रिक मीन इज आल्सो कांस्टेंट। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इनटू y, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इनटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x अपॉन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। उसके बाद नेक्स्ट,
हार्मोनिक मीन क्या है? हार्मोनिक मीन इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन समेशन ऑफ 1 अपॉन x, इसका अर्थमेटिक मीन तो डिवाइड बाय n, उसका रेसिप्रोकल मतलब n ऊपर और ये नीचे। प्रॉपर्टीज, अगर सभी ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है तो हार्मोनिक मीन भी कांस्टेंट है। कहना है ऐसे, अगर सभी ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है तो am gm hm तीनों भी कांस्टेंट है। कंबाइंड hm x बार इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n1 n2 अपॉन h2। अगर आपके पास कोई फॉर्मूला यूज करना जहां पे परसेंटेज ऑफ रेशियोज है तो ज्योमेट्रिक मीन, स्पीड वगैरह है तो हार्मोनिक मीन। स्पीड के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, हमने पढ़े हुए हैं डिस्टेंस टाइम वाले, ठीक है। उसके बाद अगर आप जनरल रिलेशन बात करते हो ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन, जहां पे ऑब्जर्वेशन सेम है तो am gm hm तीनों सेम कांस्टेंट रहने वाले हैं। अगर ऑब्जर्वेशंस अलग अलग है तो am बड़ा होगा gm से, gm बड़ा होगा hm से, ठीक है। am इज ग्रेटर देन gm, gm इज ग्रेटर देन hm। सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे बेस्ट मेजर ओवरऑल कौन सा है? अर्थमेटिक मीन। ओपन एंड क्लास के लिए कौन सा है? मीडियन। ऑल ऑब्जर्वेशंस पे am gm hm, 50% वैल्यूज पे मीडियन बिकॉज़ बीच की वैल्यू है। अफेक्टेड नॉट बाय सैंपलिंग, मीडियन। रिजिडली, और रिजिड है मतलब एकदम अच्छे से डिफाइन किया और इजी टू कॉम्प्रिहेंड है, am मीडियन gm hm। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है मोड, वो तो हाईएस्ट वैल्यू निकाल के छोड़ता है। इसी के साथ सेंट्रल टेंडेंसी होता है खत्म। फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ेंगे, डिस्पर्शन पे जाएंगे तुरंत से, ठीक है। आइए डिस्पर्शन के अंदर में, डिस्पर्शन इज नथिंग बट वेरिएशन, डिस्पर्शन इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन, कितना वेरी कर रहा है, कितना डिफर कर रहा है। तो इसके अंदर में हमने क्या क्या देखा? इसके अंदर में हमने सिंपल सी चीज देखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके पहले मीन डेविएशन एक्सेट्रा 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 देखा हुआ है। आइए उसको समझते हैं। चलिए, सो टाइप कौन सा है? रिलेटिव होते हैं और एब्सोल्यूट होता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को सेकंड डिग्री भी बोला जाता है। सेकंड डिग्री क्यों? बिकॉज ये डायरेक्शन देता है क्या? नहीं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन हमें खुद से निकालना होता है, ठीक है। रिलेटिव भी है, एब्सोल्यूट भी है। रिलेटिव यूनिट फ्री है, एब्सोल्यूट जो है रिलेटिव कौन सा है? यूनिट फ्री है। एब्सोल्यूट जो मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट एक्सेट्रा, ये दो यूनिट्स जो है उसको कंपेयर करके, यानी कि रेंज मीन एक्सेट्रा, ठीक है। आइए पहला रेंज देखा था अपन ने, रेंज हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, बस उतना ही, कितना वैरायटी कितना रेंज है। सो इट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जो रिलेटिव मेजर है, रेंज तो एब्सोल्यूट है, रिलेटिव l माइनस s अपॉन l प्लस s इंटू 100। उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल, मतलब साइन को इग्नोर करके निकालता है। आगे मीन डेविएशन, मीन डेविएशन है, फिर क्वार्टाइल डेविएशन है, एंड देन यू हैव स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझते हैं, ध्यान देना। मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन भी हो सकता है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी हो सकता है, मीन डेविएशन अबाउट मोड भी हो सकता है। तो जो भी होगा, फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ x माइनस a इज योर आपका व्हाट वी कैन से एब्सोल्यूट वैल्यू, या जो भी मीन मीडियन मोड जो भी है, 1 अपॉन n और उसका समेशन लेना है, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो? डेविएशंस निकाल रहे हो, किससे? सेंट्रल टेंडेंसी से, और उन डेविएशंस का आप एवरेज ले रहे हो, बस यही करना है, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ मोड्स इन अ सीरीज, यूनी मॉडल भी हो सकता है कोई सीरीज, मल्टी मॉडल भी हो सकता है और बाय मॉडल भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन सीरीज टू सीरीज, ठीक है। चलिए, रिलेटिव मेजर क्या है? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मोड अपॉन मीन मीडियन मोड इनटू 100, ठीक है। नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल, स्केल में सभी अफेक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड से, बिकॉज सेकंड डिग्री के है, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन, इट इज डिफाइंड एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। व्हाट इज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। सर Q3 Q1 क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल 1 कैसे निकालना है? सेंट्रल टेंडेंसी में जो पढ़ा है सेम। कोएफिशिएंट क्या है? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इनटू 100। तो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है। स्टैंडर्ड डेविएशन, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सर, फॉर्मूलाज आर फिट इन द ब्रेन, ये सब ना केसी फाइन का सर है, समरी वाला याद आ रहा है क्या कुछ? ठीक है, चलो तो ना इस मोमेंट पे आपका समरी रेडी है आपके पास, मेरे समरी नोट्स रेडी है, आपको फॉर्मूलाज दिमाग में फिट है, तो आप समय दे सकते हो आज की रात में प्रैक्टिस करने पे। मैं बताऊंगा कैसे करना है, ध्यान देना। इट इज डिफाइंड एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ध्यान से समझना, दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं या एस और डी कैपिटल में। क्या है पहला? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन n और उसका स्क्वायर रूट, और समेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रिलेटिव मेजर, ये तो एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100, सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100, दोनों इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या है? अगर दो नंबर है, स्टैंडर्ड डेविएशन दो नंबर के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस b अपॉन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, उसका स्क्वायर रूट। चलिए, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट कांस्टेंट, इट इज 0, डेविएशन ही नहीं ना, बिकॉज़ सब कांस्टेंट है, ठीक है। am gm hm कांस्टेंट, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। पूरे डिस्पर्शन के मेथड जो भी है चेंज इन स्केल से अफेक्ट होते हैं।
सेंट्रल टेंडेंसी स्केल से भी अफेक्ट होते हैं, ओरिजिन से भी होते हैं, राइट। यहां क्यों नहीं होते, 2 नंबरी है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन 2 नंबरी है, ठीक है। चलिए आगे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन, ध्यान देना, कंबाइंड सिग्मा इज n1s1 स्क्वायर प्लस n2s2 स्क्वायर प्लस n1d1 स्क्वायर प्लस n2d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, डी का फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा। आइए, बेस्ट मेजर ओवरऑल स्टैंडर्ड डिवीजन, सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया। बेस्ट मेजर ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए क्वार्टाइल, बिकॉज ये स्पेसिफिक डेटा पे फोकस करता है। सबसे क्विक क्या है, रेंज। सभी पे बेस्ट कौन सा नहीं है, रेंज। डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड क्या है, मीन डेविएशन। सबसे अच्छे से डिजाइन किया हुआ, इजी है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, तीनों भी नॉट अफेक्टेड बाय सैंपलिंग, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। चलिए आइए अगला, आइए आइए आइए, फटाफट 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 फटाफट, चलो कमन कमन, 4 मिनट 5 मिनट के अंदर हमने डिस्पर्शन को रिवाइज किया है। तभी पॉसिबल है जब आपने उतनी मेहनत पीछे डाली हुई है, जो अपन ने इतना सब किया हुआ है, ठीक है। सर भूख लगी है, भाई मेरी हालत सोचो ना, मैं बात कर रहा हूं 1.5 घंटे से, चलो आधा घंटा और, चलो जल्दी जल्दी, ध्यान देना, मजा आ रहा है ना। आप जो चीज पूरी रात करते वो चीज 9 बजे के अंदर करवा के फ्री कर रहा हूं, समझ रहे हो। जो चीज आप पूरी रात करते 9 साढ़े 9 के अंदर पूरी चीज करवा के फ्री कर रहा हूं, जिसमें आप पूरी रात डाल देते। रात किसमें डालनी मैं बताऊंगा अभी, हाँ। दिन भी मेरा है, रात भी मेरी है, एग्जाम भी मेरा है ये, ठीक है, ध्यान देना। चलो यस और नो पीपल, कम ऑन, हाउ इज द जोश, अरे बोलो यार, हाँ चलो आगे बढ़े। सर शादी कर लो, चलो लेट्स गो। एग्जाम तुम्हारा है यार, मेरा नहीं है, हाँ चलो। तुमने उल्टा बोलना चाहिए सर रात भर पढ़ाओ सर, हाँ चलिए। सो कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ा है, दो वेरिएबल का रिलेशन चल रहा है, दो वेरिएबल का रिलेशन नहीं चल रहा है, दो वेरिएबल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक में वैल्यू इंक्रीज, दूसरे में वैल्यू इंक्रीज, दूसरे में वैल्यू डिक्रीज, दोनों कोरिलेटेड है। रिग्रेशन, दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देना, बाइवेरिएट डेटा, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन डेटा इज हैविंग टू डिस्क्रीट वेरिएबल साइमल्टेनियसली, तो बाय डेटा, दो टाइप के डेटा है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें बाइवेरिएट डेटा दिया हुआ है, ठीक है, मतलब दो टाइप का डेटा दिया हुआ है साइमल्टेनियसली। आइए, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में कुछ चीजें हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान देना। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इफ वी मेक अ सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर वी टेक एग्रीगेट ऑफ ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम, so it is called as marginal. There are total number of 2 marginal distributions in a series because दो वेरिएबल है ना, एक का टोटल एक, दूसरे का टोटल दूसरा। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, if you make separate distribution from bivariate frequency where we take one variable at a time but related one class interval of the another variable also, तो ये हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस कितने होते हैं, m plus n, जितने रोज और कॉलम्स है उतने टोटल हो जाएंगे, ठीक है। कोरिलेशन के अंदर में ध्यान देना, while studying 2 variables at a time, it is found that change in one variable leads to change in another variable, either directly or inversely. इसमें चेंज हुआ, इसमें भी चेंज होगा, इसमें चेंज हुआ, इसमें चेंज होगा, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज व्हाटएवर। तो these two variables associated are called as actually correlated variables. कोवेरियंस, सॉरी, कोरिलेशन जो होता है, कोरिलेशन 0 है, मतलब क्या है, दोनों में कोई चेंज होने नहीं वाला है, कोरिलेशन है ही नहीं। कोरिलेशन पॉजिटिव है, मतलब दोनों में चेंज होगा और सेम डायरेक्शन में चेंज होगा। नेगेटिव है, मतलब दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। तो दोनों रिलेटेड है क्योंकि एक का इंक्रीज दूसरे का डिक्रीज, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका इंक्रीज इसका भी इंक्रीज, दोनों कोरिलेटेड बट सेम डायरेक्शन में। ये वैसा का वैसा, ये भी वैसा का वैसा, इसमें चेंज हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ, नो कोरिलेशन। मेथड ऑफ कोरिलेशन, मेजर करने के लिए 4 मेथड है, पढ़े हुए अपन ने। पहला स्कैटर डायग्राम, जिसमें सिर्फ डायरेक्शन समझता है, मैग्नीट्यूड नहीं समझता। कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, डायरेक्शन स्ट्रेंथ दोनों समझते हैं, बेस्ट मेथड है, सबसे एक्यूरेट है। स्पीयरमैन रैंक मेथड, फॉर्मूला याद है क्या, स्पीयरमैन रैंक निकाल के किया था। डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन दोनों भी है, एट्रीब्यूट्स के लिए, क्वालिटेटिव डेटा के लिए, बिकॉज क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कैसे करोगे, रैंक लगा के कन्वर्ट करोगे, देयरफॉर दिस इज यूज्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशंस, डायरेक्शन भी देता है, कोरिलेशन भी देता है, बट स्ट्रेंथ भी देता है, ठीक है। ओनली प्रेफर फॉर डायरेक्शन एंड नॉट फॉर मैग्नीट्यूड, बिकॉज उतना एक्यूरेट नहीं देता है, क्विकेस्ट है। तो सबसे भारी कौन सा है, कार्ल पियर्सन, ठीक है। स्कैटर डायग्राम कुछ इस तरीके से देखे थे, अगर ऐसे चल रहे हो तो पॉजिटिव चल रहा है, यहाँ पे वीक पॉजिटिव है, मतलब बहुत फैले हुए हैं। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है नीचे, यहाँ पे वीक नेगेटिव है, फैले हुए हैं। मॉडरेट नेगेटिव है, थोड़े थोड़े फैले हुए हैं, कोरिलेशन ही नहीं है, अलग से कुछ भी घूम रहा है। कार्ल पियर्सन के अंदर में व्हाट इज कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला, कोवेरियंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स
अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। सो आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द वेरिएबल x एंड वेरिएबल y इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y। क्या बोल रहा हूं मैं, वापस से बोलो, सभी लोग रिपीट करेंगे, दीवारें हिलनी चाहिए, आजू बाजू में सब लोग पूछने चाहिए क्या कर रहे हो, इतने जोर से बोलो, बोलो क्या करेंगे। पहला कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन सिग्मा x इंटू सिग्मा y, कौन सा फॉर्मूला, कार्ल पियर्सन। कोवेरियंस कैसे निकालेंगे, कोवेरियंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस x बार अपॉन इंटू y माइनस y बार, मतलब x बार y बार निकालना पड़ेगा एवरेज अपॉन n, और समेशन ऑफ x इंटू y अपॉन n माइनस x बार इंटू y बार, जो भी कन्वीनियंट है उस समय पे। स्टैंडर्ड डिविजन का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिविजन भी दिया हुआ ना, अभी पढ़ करके आए हैं, दो फॉर्मूला पढ़े तो दोनों इधर है। समेशन ऑफ x माइनस x बार दी होल स्क्वायर अपॉन n उसका स्क्वायर रूट, दूसरा समेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का दी होल स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, आइए प्रॉपर्टीज क्या है, अगर आप कार्ल पियर्सन की फोकस करते हो तो ये यूनिट फ्री है, ये -1 से +1 तक ला करता है, -1 परफेक्ट नेगेटिव, +1 परफेक्ट पॉजिटिव, 0 नो कोरिलेशन, -1 से लेके 0 नेगेटिव कोरिलेशन, 0 से लेके +1 पॉजिटिव कोरिलेशन। चेंज ऑफ ओरिजिन इंपैक्ट नहीं, चेंज ऑफ स्केल इंपैक्ट नहीं है वैल्यू पे, बट इफ चेंज ऑफ स्केल ऑफ बोथ द वेरिएबल्स इज टेकन डिफरेंट साइन आर विल चेंज, मतलब डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट अप्लाइड टू ऐसी चीज है जहां पे एट्रीब्यूट्स है, क्वालिटेटिव है, उसको कन्वर्ट करना है क्वांटिटेटिव में, मतलब दो जजेस ने रैंक दे दिया एक्सेट्रा, लेवल ऑफ एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट। फॉर्मूला क्या है, आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे डी मतलब डिफरेंस इन द रैंक्स, हमने डिफरेंस इन द रैंक निकाली भी है, चेक भी किया हुआ कैसे निकालते हैं। एडजस्टमेंट क्या आएगा, अगर आपको टाई हो जाता है तो क्या करोगे, समेशन ऑफ टी क्यूब माइनस टी अपॉन 12, याद है कि टाई वाले दो क्वेश्चन सॉल्व किए अपन ने। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर टाई की बात हो रही है तो 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर सेम प्लस वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट है, अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। कॉन्करेंट डेविएशन, अगर आपको if you are finding a casual method to find correlation when we are not serious about the magnitude, डायरेक्शन समझना, मैग्नीट्यूड नहीं, तो स्कैटर डायग्राम यूज करो या फिर कॉन्करेंट डेविएशंस यूज करो। ये प्लस माइनस किए थे ना अपन ने, नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ प्लस, और वैसे आंसर निकाला था, याद आ रहा है क्या कुछ। मेथड इन्वॉल्व्स अटैचिंग अ पॉजिटिव साइन टू द x वैल्यू एक्सेप्ट द फर्स्ट इफ द वैल्यू इज मोर देन द प्रीवियस। पहले को बेस लो, अगर वैल्यू बढ़ रही प्लस, वैल्यू कम हो गई माइनस, ये माइनस प्लस करते जाओ, फिर आपको साइंस जहां मैच होते हैं दोनों वेरिएबल्स के, उसको क्या बोलोगे, कॉन्करेंट डेविएशन, वो C हो जाएगा आपका। तो C इज टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस, राइट, M इज टोटल नंबर ऑफ डेविएशन, C इज टोटल नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशंस। सो C फॉर कॉन्करेंट डेविएशन इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट प्लस और माइनस 2C माइनस M अपॉन M, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना था इसका, याद आ रहा है क्या। अगेन ये भी -1 से +1 में आ जाएगा। नेक्स्ट रिग्रेशन, चलो बच्चों रिग्रेशन की बात करते हैं। One variable for a given value of another variable on the basis of an average mathematical relationship between the two variables। तो एक वैल्यू दूसरे वैल्यू की वजह से चेंज हो रही है, मतलब वेरिएबल के चेंज हो रही है, तो उसका एवरेज लेते हैं अपन, कैसे, आइए एस्टिमेशन ऑफ x, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। हमने इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैंने आपको इंटरमीडिएट के सिलेबस का बुक खोल के दिखाया था, किस तरीके से इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन होता है, आपको आगे कैसे जरूरत पड़ने वाली है। अगर मैं y का एस्टिमेशन निकाल रहा हूं, कब, जब y x के ऊपर डिपेंडेंट है, तो कितना डिपेंडेंट है, ठीक है, तो लाइन क्या बनेगी, y ऑन x, बिकॉज y इज डिपेंडेंट अपॉन x। मुझे इक्वेशन किसका निकालना है, रिग्रेशन y का निकालना है, किसके ऊपर, x के ऊपर, ठीक है। सो रिग्रेशन इक्वेशन इज डिनोटेड बाय b y x, y मतलब y की वैल्यू निकाल रहे हैं किसके लिए, x के लिए, b मतलब कोरिलेशन का ये क्या बोलते हैं, कोरिलेशन रिग्रेशन का कोएफिशिएंट। आइए ध्यान देना, फॉर्मूला क्या है, y माइनस y बार इज इक्वल टू b y x इंटू x माइनस x बार, x बार y बार आर मीन ऑफ x एंड y सीरीज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना, अगर उल्टा करना है, मुझे x ऑन y निकालना है, x का निकालना है, x डिपेंडेंट है y के ऊपर, तो b x y आएगा, वहां क्या था, b y x था। दूसरी चीज, फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, स्लोप कैसे चेंज होगा, x माइनस x बार इज इक्वल टू b x y इंटू y माइनस y बार, ठीक है। आइए उसके बाद ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंक्लूजन वाला पार्ट, व्हेन लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स कोरिलेशन इज परफेक्ट। मतलब क्या, या तो -1 है कोरिलेशन या तो +1 है, -1 है परफेक्ट नेगेटिव है, +1 है परफेक्ट पॉजिटिव है, बट परफेक्ट है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन सो अराइव्ड कैन बी यूज्ड इन बोथ द वेज, x ऑन y ऑन x, डिपेंड करता है जैसे भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन नो रिलेशन इज देयर तो r विल बी इक्वल टू 0। इस केस में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, मैंने आपको टेबल भी दिखाया था कैसे ड्रॉ करना है। अगर मुझे x ऑन y निकालना है तो मैं वर्टिकल लाइन स्कैटर डायग्राम से भी यूज कर सकता हूं, और अगर मुझे x ऑन y निकालना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी यूज कर सकता हूं। ये एडवांस लेवल है, अपने एग्जाम का पार्ट नहीं है। आइए रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन के फॉर्मूला देख लिए,
रिग्रेशन के फॉर्मूला। जो फेस टू फेस के बच्चे थे, रेगुलर बैच के, ऑनलाइन लाइव के बच्चे थे, जीडीपीडी वाले बच्चे थे, मैंने आपको 2 पेज का बड़ा समरी बना करके दिया हुआ है। वही चीज यहाँ पे दी हुई है, सेम चीज आपने पढ़नी है, रेफर करनी है। मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ बिकॉज अपने पास फिलहाल यही चीज अवेलेबल है, उस चीज को आप बाद में देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, चलो मुझे बताओ फटाफट से यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? जो भी अपन ने पढ़ा हुआ है आपके भेजे में जा रहा है क्या? मैं जानता हूं फास्ट हो रहा है, बट हमें फास्ट ही खत्म करना है चीजों को। आप एक बार वापस से भी इस मैराथन को देख सकते हो, मुझे उस हिसाब से मैराथन ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं आपकी। ठीक है, सो जो लोग लाइव देख रहे हो, आपको फिर से क्विक रिवीजन चाहिए सोते समय, या कल सुबह उठने के बाद, या कल रात को सोने से समय, सेम चीज आप वापस से देख सकते हो। यहां तक चीजें क्लियर है क्या? बताइए हाँ या ना। यहां तक चीजें क्लियर है क्या? बताइए हाँ या ना। बाकी लोग थिंग्स क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ता है। So regression coefficient is nothing but covariance between two variables upon variance of independent variable। तो अगर मैं x on y या y on x की बात करता हूं, सी अगर मैं y on x की बात करता हूं तो b y x इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, b x y इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट फॉर x on y। तो दोनों केसेस में r जो है लेना है, r इज कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, क्योंकि दोनों में कोरिलेशन तो है ना, तब तो रिग्रेशन होगा। तो इट विल बी इक्वल टू r इंटू सिग्मा y अपन सिग्मा x। y on x है ना, तो y ऊपर x नीचे, x on y है तो x ऊपर y नीचे। ठीक है, x ऊपर y नीचे, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, और यहां पे कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर। तो डिपेंडेंट किस पे? एक्स पे, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा एक्स। डिपेंडेंट किस पे? वाई पे, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा वाई। क्लियर है? क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, साक्षी थोड़ा सा स्लो डाउन करता हूं, ध्यान देने की कोशिश करो। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस एंड कोएफिशिएंट। चेंज इन ओरिजिन नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, नॉट अफेक्टेड। चेंज इन स्केल यस अफेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर दो लाइन का इंटरसेक्शन होता है, दो लाइन का इंटरसेक्शन होता है, तो टू रिग्रेशन लाइंस अगर वो आइडेंटिकल नहीं है तो ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे। दोनों के मीन निकाल दो, उस मीन के पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे जाके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट, आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट कार्ल पियर्सन इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, यहां प्लस और माइनस ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। मतलब x ऑन y y ऑन x दोनों का रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, उनका स्क्वायर रूट ले लो, क्या आ जाएगा? कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाएगा। एक भी प्लस है तो सब प्लस रहेंगे, एक भी माइनस है तो सब माइनस हो जाएंगे। चलिए लास्ट पार्ट था इस चैप्टर का, कुछ स्टैंडर्ड एरर, डिटर्मिनेशन एक्सेट्रा, उसको समझते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी पे जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमने डिटरमाइन करना है कि जो डेटा हमने निकाला है वो कितना एक्यूरेट है क्या नहीं है, उसके ऊपर था ये। ठीक है, सो डिटर्मिनेशन इज आर स्क्वायर, आर इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या आर में बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों का स्क्वायर रूट लेके निकाल सकता हूं क्या? हाँ। इट एक्सप्लेन्स परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू वेरिएशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन हो रहा है उसका कितना परसेंटेज डिटरमाइन कर पा रहे हैं हमने कितना कैलकुलेट किया है अच्छे से, ये देता है आर या आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, अगर आर एक्स वाई 0.8 है और आर स्क्वायर 0.64, मतलब 64% ऑफ वेरिएशन जो है ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है। कितना? 64% एक्यूरेट डेटा है, 36% अनएक्यूरेट है, वो अलग फैक्टर से हो सकता है, बट 64 हमने रिकॉर्ड कर लिया है। प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3 इनटू स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। तो पहले ये निकालेंगे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से आएगा प्रोबेबल। स्टैंडर्ड कितना यूजुअली होता है, इस केस में कितना होने वाला है? प्रोबेबल 2/3, राइट। यूज क्या है? प्रोबेबल एरर इज यूज्ड टू टेस्ट द रिलायबिलिटी। तो पहले डिटरमाइन कर लो, डिटरमाइन करके स्टैंडर्ड एरर निकालो, स्टैंडर्ड एरर से प्रोबेबल एरर निकालो। ठीक है, सिग्निफिकेंस का टेस्ट देखा था, अगर प्रोबेबल एरर इज लेस देन, इफ मतलब आर जो है आपका इज लेस देन प्रोबेबल एरर 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, तो आर इज इनसिग्निफिकेंट एंड नॉट रिलायबल, आप नहीं देख सकते हो। इफ आर इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर देन आर का वैल्यू सिग्निफिकेंट और कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, आप कोरिलेशन को चेक कर सकते हो, उसके ऊपर रिलाय कर सकते हो। जे पाए यहां तक? मेरा तो ना सर दर्द करने लग रहा है, बट ठीक है, आपके लिए कुछ भी, लास्ट डे है आज, करना ही है, ऑप्शन नहीं है अपने पास। आई एक 10 सेकंड का पॉज लेता हूं, आपको भी पॉज लेना है, ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। तब तक चैट बॉक्स में बताइएगा यहां तक चीजें क्लियर है क्या? कम ऑन बी क्विक, चैट बॉक्स में बताइएगा यहां तक चीजें क्लियर है क्या?
लेट्स गो, करें क्या स्टार्ट? चलो प्रोबेबिलिटी पे बढ़ते हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। यस, चलिए ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी के अंदर में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेस यूज होगा, जो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पढ़ के आए हैं वही सेम चीजें यहां आने वाली है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, दो प्रोबेबिलिटीज है, एमसीक्यू में आ सकता है। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो पर्सनल जजमेंट पे ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज करते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो रूल्स के ऊपर बेस्ड है, रूल निकाल दिया, आंसर फॉर्मुला निकाल दिया, उसको आप यूज कर सकते हो, इससे जजमेंट नहीं किया जा सकता आइडियली। नेक्स्ट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? उसमें पहले एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट इज जस्ट अ परफॉर्मेंस दैट यू आर डूइंग, जिससे कोई तो रिजल्ट निकलेगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एक रैंडम चीज जो चांस के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं? देखो, एन एक्सपेरिमेंट जहां पे रिजल्ट रैंडम है और चांस के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्जांपल, कॉइन टॉस किया आपने, चांस, आप उसको मॉनिटर नहीं करते, आप कंट्रोल नहीं करते हो, चांस है। डाइस थ्रो कर दिया, चांस है। इवेंट का मतलब क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो आपने किया, उसका कोई भी आउटकम है, उसका कोई भी आउटकम है, वो आउटकम एक इवेंट बन जाता है। इवेंट सिंपल हो सकते हैं, जिनको हम एलिमेंट्री भी बोलते हैं, जिसको फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, आगे लेकर के तोड़ा नहीं जा सकता। कंपोजिट या कंपाउंड, जिसको डिकम्पोज किया जा सकता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इनकम्पैटिबल, दो लोग आपस में बन नहीं पा रहे हैं, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। एक ऑकर होगा तो दूसरा ऑकर नहीं होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव मतलब जितने भी इवेंट्स है इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद इक्वली लाइकली, इक्वी प्रोबेबल और म्यूचुअली सिमेट्रिक, मतलब क्या? आज जो इवेंट हमने एक इवेंट लिया, दूसरा इवेंट भी सेम है, समझ रहे हो क्या? तो ऐसे इवेंट्स जो साथ में ऑकर होते हैं। इक्वली लाइकली की बारिश पड़ेगी भी, इक्वली लाइकली बारिश नहीं भी पड़ेगी। इक्वली लाइकली में पास हो जाऊंगा, इक्वली लाइकली में फेल हो जाऊंगा, तो दोनों के प्रोबेबिलिटी सेम है, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेस्ट डेफिनेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रायर डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, व्हिच सेज दैट जो भी आंसर आएगा, रिजल्ट आएंगे, ये आपका इवेंट बेस्ड होने वाला है। इसका फॉर्मूला जो है ये बर्नौली ने दिया था एंड लैपलेस ने दिया था। फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स जो ए में होने वाले हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो कितने इवेंट्स है जो फेवरेबल है ए के लिए और कितने इवेंट्स है जो हो सकते हैं टोटली, ठीक है। उसकी डेफिनेशन के अंदर में हमने देखा था कि ये टाइप की चीजें एप्लीकेबल है जब इवेंट्स फाइनाइट है, और इवेंट्स इनफाइनाइट हो गए तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक के बीच में, 1 मतलब यही इवेंट श्योर इवेंट, यार श्योर इवेंट है, 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है, हो ही नहीं सकता। 0 to 1 के बीच में हो सकता है, 1 के ऊपर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या देखा? सेट में, वही सेम चीज यहां पे है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस ए की प्रोबेबिलिटी, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, उसके बाद ऑड्स एंड फेवर, ऑड्स एंड अगेंस्ट, याद आ रहा है क्या? तो फेवर मतलब क्या? फेवर में कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल, क्या? नहीं 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 नहीं, फेवर में कितने डिवाइडेड बाय अगेंस्ट में कितने हैं। ऑड्स अगेंस्ट में क्या है? अगेंस्ट में कितने हैं डिवाइडेड बाय फेवर में कितने हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद, इफ एन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन पी आउटकम्स, इफ इट इज रिपीटेड q नंबर ऑफ टाइम्स, देन द आउटकम्स इज p रेज टू q। तो कितना आंसर आएगा? रेज टू कितनी बार किया जा रहा है। डाइस वगैरह के केस में भी ये चीज हमने चेक की हुई है, ठीक है। आइए आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कार्ड्स के केस में अगर बात किया जाए, 4 सूट होते हैं, कौन से? स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब दिया हुआ है, 2 रेड 2 ब्लैक। 13 रैंक होते हैं, ए के क्यू जे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए इज फॉर एस, के इज फॉर किंग, क्यू इज फॉर क्वीन एंड जे इज फॉर जैक। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? नंबर ऑफ टाइम्स दैट एन इवेंट हैज ऑकर्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो जितना भी फेवरेबल है हो सकता है अपॉन टोटल, ठीक है। लिमिट के फॉर्मेट में भी उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सेट बेस्ड प्रोबेबिलिटी डिनोटेड बाय ओमेगा, सैंपल स्पेस, ये ऐसा चीज है रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद जितना भी आउटकम आ सकता है, जितने भी पॉसिबल आउटकम है, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स है, इवेंट्स है, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके सैंपल स्पेस में आ जाएंगे। एक इवेंट जिसमें वो रूल लगाने के बाद वही इवेंट आएगा, वो इवेंट ए है। प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ सैंपल्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल्स इन टोटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, जितना भी है, ठीक है। एडिशन थ्योरम सेट थ्योरी में दिख करके आए हैं,
अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ए आएगा तो बी नहीं आएगा, बी आएगा तो ए नहीं आएगा, तो ये दोनों एक के बगैर, मतलब दोनों एक दूसरे के बगैर ही आएंगे, एक दूसरे के साथ नहीं आ सकता, तो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और उसी को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, और उसी को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो वो रखेंगे, ठीक है। और मतलब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये देखो ना ऊपर जो पढ़ा अपन है सेम चीज है, ठीक है। तीन एलिमेंट्स के लिए, तीन सेट के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस जो तीनों में कॉमन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, या एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लिया ए का इनटू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, कंडीशन प्रोबेबिलिटी की बात की थी। कंडीशन प्रोबेबिलिटी में दो टाइप की इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट जिसका ऑकरेंस किसी दूसरे इवेंट के ऑकरेंस पे डिपेंड नहीं करता, और डिपेंडेंट इवेंट जिसका ऑकरेंस दूसरे किसी के ऑकरेंस पे डिपेंड करता है। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्या बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए विल हैपन, मतलब ए तो होने वाला है तो ए की प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकती क्या, नहीं, तो ए की प्रोबेबिलिटी जीरो से ज्यादा हो जाएंगी, इसी को कंडीशन थ्योरम बोलते हैं, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों का कॉमन सच दैट डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय बी बोलता हूं मतलब ए विल हैपन सच दैट बी हैज टू हैपन, तो बी तो हो जाएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए, कंपाउंड थ्योरम, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, इसी से बना हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय बी, क्या इसी से बना हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट, सिंस देयर इज नो डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में, तो उसमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सेम आता है, बिकॉज डिपेंडेंसी नहीं है, डिपेंडेंसी आएगा डिपेंडेंट इवेंट हो गए तो ही ये वाला प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है। फॉर द थ्री इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये इंडिपेंडेंट है इसके लिए ये पॉसिबल हुआ है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। आइए प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन दैट इज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, फटाफट से ध्यान 100% स्क्रीन के ऊपर, ध्यान 100% स्क्रीन के ऊपर। अरे वो मेरे फेस टू फेस रेगुलर बैच में से सुमन एंड ग्रुप नहीं है क्या, सुमन एंड ग्रुप नहीं है फेस टू फेस बैच में से, रेगुलर बैच में से, उनके दोस्त मित्र भाई बहन बंधु साथी नहीं है कोई, ठीक है। चलिए थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, ध्यान देना, कितना सेकंड लास्ट टॉपिक है ना, और एक टॉपिक है, 10 मिनट है अपने पास, 2 घंटे के अंदर पूरा 100 मार्क्स कंप्लीट, ऑल फॉर्मूलाज ऑल कॉन्सेप्ट्स, राइट। देखो 99% के तो ऊपर हो ही चुका है ना यार, उससे कम तो नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कंपाइलेशन भी शेयर किया हुआ है आपके साथ, वो कंपाइलेशन आपके बुक में होगा, आप उसको भी रिफर कर सकते हो, उसमें बहुत अच्छे से तीनों का समरी दिया हुआ है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, याद आ रहा है क्या? आयरन बोल रहे सर वो लॉ का लेक्चर देख रही है, सही है, हाँ चलो यस लेट्स गो। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 2-3 अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस देखे थे, पहला था बाइनोमियल, दूसरा जो था वो था पॉइसन, एंड तीसरा जो था वो था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बाइनोमियल के अंदर में बर्नौलीज नहीं बनाया था, बर्नौलीज ट्रायल या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो बाय पैरामेट्रिक है और डिस्क्रीट के लिए होता है, इसमें हर ट्रायल एसोसिएट किया जाता है विद 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स, एक सक्सेस है तो दूसरा फेलियर, दोनों साथ में नहीं आ सकते, और ये दोनों ही आ सकते, तीसरा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होने वाले, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज पी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज क्या, 1 माइनस पी, बिकॉज टोटल 1 है, 1 में से ही 2 हो सकते हैं, तो पी हो गया तो बचा क्या, क्यू, ठीक है। एंड दिस विल रिमेन अनचेंज्ड थ्रू आउट द प्रोसेस, ये चेंज नहीं हो सकता। नंबर ऑफ ट्रायल्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। दूसरा बाइनोमियल वेरिएबल, इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दैट follows binomial distribution and denoted by x such that b into the bracket n and p, n is number of trials, p is probability of success, 2 वेरिएबल्स है। उसके बाद मास फंक्शन क्या है, फॉर्मूला याद है क्या, मैंने याद करवाए थे सभी फॉर्मूला, अच्छे से मैकेनिकली लॉजिकली लर्न किए हुए थे, ठीक है। ध्यान देना, NCX कॉम्बिनेशन ना, NCX into p raised to x into q raised to n minus x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग पासिंग सक्सेस इज पी, फेलियर इज क्यू, तो पी रेज टू एक्स मतलब जो होने वाला है वो पास होने वाला है ना, जो नहीं होगा वो फेल होगा, ठीक है। मीन कैसे निकालेंगे, म्यू इज इक्वल टू एन इनटू पी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू पॉजिटिव, वेरिएंस क्या है,
वेरियंस इज नथिंग बट n इंटू पी इंटू क्यू, यानी कि स्टैंडर्ड डिविजन का स्क्वायर इज वेरियंस विच इज n इंटू पी इंटू क्यू। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविजन? n इंटू पी इंटू क्यू का स्क्वायर रूट, ठीक है। वेरियंस इज ऑलवेज लेस देन मीन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरियंस विल बी n डिवाइड बाय 4। मोड क्या आएगा? n प्लस 1 इंटू पी। अगर बाय मॉडल है तो n प्लस 1 इंटू पी और n प्लस 1 इंटू पी माइनस 1। अगर यूनी मॉडल है, एक ही मॉडल है, तो वो n प्लस 1 इंटू पी आने वाला है। चलो, वहां से नंदकिशोर ने बोला सर आप सांस तो लो सर कम से कम, और यहां से मेरा इंटरनेट ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। बोले यार सांस ले लो। चलो मैंने सांस ले ली, अभी अभी सही है ना सब? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है, ध्यान देना। चलो ध्यान दो, पूरा कनेक्शन समझ रहे हो नंदकिशोर का? हाँ, एडिटिव थ्योरी हमने पढ़ी है, बट इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता। जितने वेरिएबल्स है, जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स है, 1 2 3 4 5, जितने सीरीज है, जितने डिस्ट्रीब्यूशन है, सबको ऐड करते जाओ, ठीक है। चलो, पॉइजन इज यूनिपैरामेट्रिक बट है डिस्क्रीट। यूनिपैरामेट्रिक एक ही पैरामीटर है बट है डिस्क्रीट, ठीक है। इट इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज बर्नौली। एन जहां पे इंफिनिटी तक जा सकता है, एन बहुत बड़ा है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ही है। फॉर्मूला क्या है? e रेस टू माइनस m इंटू m रेस टू x अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक है। मीन क्या है? m। वेरियंस क्या है? m, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर। इफ द रिजल्टिंग वैल्यू इज लार्जर देन बाय मॉडल, तो m और m माइनस 1। यूनी मॉडल है तो लार्जेस्ट नंबर जो भी होगा, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी सेम। नॉर्मल के अंदर में फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? z वैल्यू निकाली थी अपन ने। इसके अंदर में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व किए थे अपन ने, याद आ रहा है क्या? 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो आपने पढ़े हैं अच्छे से, आज वापस से पढ़ने हैं। अभी ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पूरा फोकस करिएगा सामने। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 इंटू पाई इंटू ई वैल्यू रेस टू कितना है? -1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा दी होल स्क्वायर। ये रेस टू है, ई रेस टू है ये, ठीक है। मीन मीडियन मोड सब सेम है। स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा से देते हैं। मीन डेविएशन क्या है? सिग्मा इंटू अंडर रूट 2/पाई विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0.8 इंटू सिग्मा। ये मीन डिवीजन इज 0.8 इंटू सिग्मा। इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपन ने। क्वार्टाइल डिवीजन, क्वार्टाइल 1 इज म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, Q3 इज म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। इसके अंदर में z वैल्यू निकाला था। z वैल्यू क्या है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सिग्मा म्यू सेंट्रल वैल्यू। चार्ट ड्रॉ किया था अपन ने, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। म्यू में से -1 सिग्मा, म्यू में से -2 सिग्मा, म्यू में से -3 सिग्मा, म्यू में +1 सिग्मा, म्यू में +2 सिग्मा, म्यू में +3 सिग्मा। z वैल्यू निकाली थी। z वैल्यू निकाल करके हमने टेबल में गए थे, z टेबल में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, वहां से हमने आंसर भी निकाला था, ठीक है। चलिए, शेप क्या होता है? बेल शेप होता है, ठीक है। याद आ रहा है क्या कुछ? ठीक है, सिमेट्रिकल है। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? सिग्मा माइनस म्यू, सिग्मा प्लस, या म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा, ठीक है। नेक्स्ट, रेशियो बिटवीन क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज 10:12:15। आइए, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में अगर आपका मीन 0 आता है तो स्टैंडर्ड डिवीजन 1 आता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट भी बोलते हैं। एरिया कवर कितना किया जाता है? एरिया का डायग्राम बना के दिया था मैंने। म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा, म्यू -2 सिग्मा टू म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू -3 सिग्मा टू म्यू प्लस 3 सिग्मा। याद आ रहा है क्या? हमने पढ़ा है ये सब, ठीक है। सो 99.73% कवर किया जाता है। z की वैल्यू कितनी है? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। याद आ रही है क्या चीजें? राइट। चलिए, उसके बाद आगे मीन डिवीजन कितना आता है? 0.8 और क्वार्टाइल डिवीजन क्या आता है? 0.675। तो मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये देखो एरिया, माइनस सिग्मा टू प्लस सिग्मा कितना आ रहा है? 68.3। -2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा कितना है? 95.5। -3 सिग्मा टू प्लस 3 सिग्मा कितना है? 99.7। यहां पे भी देखना ध्यान से, ये दोनों सेम एरियाज है बट अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं। यहां देखो, म्यू टू प्लस सिग्मा यानी कि म्यू टू प्लस सिग्मा 34.1 प्लस 34.1, फिर 13.6 प्लस 13.6, 2.3 प्लस 2.3, इसका टोटल 99 कितना? 73%, ठीक है। ये पढ़ा हुआ है अपन ने। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे होता है खत्म। आइए फटाफट से इंडेक्स नंबर की बात करते हैं। टाइम सीरीज ओमिट हो चुका है, इंडेक्स नंबर है। सिंपल इंडेक्स निकालना, कैसे निकालोगे? समेशन ऑफ Pn अपॉन समेशन ऑफ बेस ईयर P0 इंटू 100। लैस्पेयर इंडेक्स निकालना है। लैस्पेयर इंडेक्स क्या यूज करता है? समेशन ऑफ Pn इंटू Qn, प्राइस और क्वांटिटी दोनों, और प्राइस और क्वांटिटी बेस ईयर के अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। पाशेस,
पाशे क्या बोलता है, पी एन क्यू एन अपॉन पी जीरो क्यू एन, या क्यू जीरो है या क्यू एन है, पाशे में लास्ट स्क्वायर में क्यू जीरो है। मार्शल एजवर्थ क्या बोलता है, एवरेज लेता है दोनों का, क्या बोलेगा, क्वांटिटी और ये दोनों, तो पी एन समेशन इंटू क्यू जीरो प्लस क्यू एन अपॉन पी जीरो इंटू क्यू जीरो प्लस क्यू एन इंटू 100, ये सेम है, यहां चेंज हो रहा है। उसके बाद फिशर, फिशर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिक मीन है किसका, लास्ट पेयर और पाशेस का। क्या करेगा, लास्ट पेयर पाशेस दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट और दोनों का स्क्वायर रूट। वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव, ध्यान देना, समेशन ऑफ पी एन क्यू ओ क्यू जीरो अपॉन पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और चेन इंडेक्स, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर एंड सो ऑन कंटिन्यू डिवाइड बाय 100। क्वांटिटी के केस में भी सेम, लास्ट पेयर्स, पाशेस, फिशर्स एक्सेट्रा, सेम चीज है जो हमने ऊपर देखी है ना, ऊपर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी है, यहां पे क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान देना, वैल्यू इंडाइसेस, पहला वाला देखो, Vn अपॉन V0, प्राइस क्वांटिटी नहीं वैल्यू की बात हो रही है, Vn अपॉन V0 विल गिव यू समेशन ऑफ Pn इंटू Qn अपॉन P0 इंटू Q0। डिफ्लेटेड वैल्यू, वैल्यू कम हो रहा है तो कैसे निकालेंगे, करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, और करंट वैल्यू इज इक्वल टू बेस प्राइस अपॉन करंट प्राइस, ठीक है। शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स, ओरिजिनल जो भी है डिवाइडेड बाय जो भी ईयर में आपको शिफ्ट करना है इंटू 100। चार टेस्ट है एडिक्वेसी के सॉरी, यूनिट टेस्ट है, टाइम रिवर्सल टेस्ट है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है और सर्कुलर टेस्ट है। इसके ऊपर कुछ नोट्स भी मैंने क्लास में दिए हुए हैं, उसको भी समझना है, ठीक है। इसी के साथ पूरा 35 पेज का आपका समरी बुक, यहाँ जितने भी पेज का आपने समरी बुक क्लासेस में बनाया हुआ है वो पूरा होता है खत्म। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छे तरीके से आपको सभी कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए हैं और सभी टाइप के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस हमने देख लिए जो एग्जाम में आ सकते हैं। एट द सेम टाइम सभी फॉर्मूला A to Z अपन ने सब कुछ पढ़ा हुआ है सिर्फ 2 घंटे में। 1 घंटा लगभग मैथ्स को लग गया, 10 मिनट लगभग LR को लग गया न बराबर, और लगभग 50 मिनट लग गए स्टैटिस्टिक्स को आपके, ठीक है। ये वीडियो यही खत्म होगा। जो मुझे स्टूडेंट्स लाइव फॉर्मेट में देख रहे हो, जो स्टूडेंट्स मुझे लाइव फॉर्मेट में देख रहे हो जिनका अभी एग्जाम है, ठीक है, ये वीडियो आप वापस से 2 बार 3 बार देख सकते हो। अब आपने पढ़ाई करनी कैसी है, आपने पढ़ाई करनी कैसी है, 2 मिनट के अंदर में जो स्टूडेंट्स मुझे लाइव देख रहे हो, मेरे टेलीग्राम पे और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक नया यूट्यूब का लिंक आ जाएगा, उस लिंक पे 2 मिनट के अंदर मिलते हैं, ठीक है। मैं इस लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल आफ्टर 2 मिनट्स। अच्छा, एक और चीज, जिनको लगता है ये मेहनत जो मैंने आपके लिए की है पिछले 2 घंटे में, इसके पीछे की मेहनत भी और 2 घंटे कंटिन्यूस बात करना, इज नॉट अ जोक। अगर आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनको इस मूवमेंट पे बहुत हेल्प होने वाली है। एट द सेम टाइम वीडियो खत्म होने बाद लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कर लीजिएगा, ठीक है, सो दैट यूट्यूब इस वीडियो को और शेयर करेगा लोगों के पास, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, 2 मिनट में लिंक शेयर करता हूं।